गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे जय हैं आप श्री सब? राम मैम। जय श्री राम बिल्कुल मैम। ठीक है। आप जय कैसी श्री हैं? बढ़िया मैम, राम। क्या आप मैम, कैसे आप हो? कैसे हो? मैं बढ़िया। नमस्ते 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 आप नमस्ते सभी को। मैम। राधे गुड राधे इवनिंग। मैम। धन्यवाद धन्यवाद। राधे 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 जी, जय राधे श्री राधे कृष्णा, राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। जय राधे श्री मैम। राधे। राधे राधे, नमस्ते। जय श्री कृष्ण मैम। राधे जय राधे श्री मैम। कृष्णा राधे जी। राधे मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी की। और जय श्री सुनाइए। कृष्ण मैम। राम राम मैम। राम राम जी, राम राम। राम नमस्ते राम मैम। मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम आज आप ना छोटी बच्ची जैसा एकदम क्यूट लग रही हो। सही। मैम क्या? एक चीज मैडम। पूछनी थी मैम, कि जो मैम आपने वीडियो मेडिटेशन भेजा करके था, आए हैं ना, इसलिए है ना मैम? जो हाँ, अब आपने आजकल कुछ महादशा ज्यादा कर दशा रही का हूँ मैं वीडियो भेजा था, मेडिटेशन ना। हाँ। मैडम जो सही। अब आपने आप देखो कितना महादशा और फायदा दशा मिलता का है वीडियो भेजा मेडिटेशन से। था, हाँ हाँ, जी। सही जो बात। आपने दशा और राम राम महादशा का सर। वीडियो भेजा था, हम्म। तो मैम उसमें एक्चुअली जैसे आपने वैदिक में बताया कि जो राहु और की जो है दशा 4 साल की होती है, और इसमें बता रहे थे 18 साल की है, तो ये कंफ्यूजन कैसे? किसमें बताया मैंने 4 साल की होती है? जैसे वैदिक में जो है वो जो भी सन है 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए मून का होता है, तो इसमें जो है वो दशा। आप एक ही सब्जेक्ट में सारा मिक्स कर दोगे क्या? तो देखा तुमने? सारी नहीं सारी नहीं, खिचड़ी मैं कंफ्यू सारी दाल मिला के बना दोगे? नहीं नहीं, मैं कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि उसमें ये पढ़ा इसमें ये पढ़ा, तो कैसे सर दोनों में ये फर्क? आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी को अलग रखो। जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कभी मिक्स मत करो। उसके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। दोनों प्रिडिक्शंस करती हैं बट दोनों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं। तो आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में अलग है। जितने भी लोगों ने पढ़ा हुआ है सबको पता हुआ है। मैम इसीलिए तो सवाल पूछा कि अगर कंफ्यूजन है तो सवाल का जवाब तो गुरु ही देगा। सर ये तो चलो ठीक है, आपको कंफ्यूजन आया बट ये अलग ठीक है। कोई बात नहीं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कभी मिक्स मत करिए, बस ये मैं ये बोलना चाहूँगी। उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें सिर्फ हम नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरी कुंडली को यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों में जो कैलकुलेशन है, समझने का तरीका है, सब अलग है। जैसे कि हम पामिस्ट्री करते हैं, हम हाथ से पढ़ते हैं, उसका तरीका अलग है। फेस से फेस रीडिंग करते हैं, उसका तरीका अलग है। पर सब चीज़ें हमारे बारे में ही बता रही होती हैं। ये अलग अलग टूल्स हैं, तो हमें मिक्स नहीं करना इनको। ठीक ठीक है, है जी। ठीक है मैम, ठीक है। मैडम, मैम मैडम चार्ट्स ये भी मैच जनरल किए हैं। हेल्थ। मैं चार्ट्स स्टार्ट। मैच हाँ जी। मैम चार्ट्स काफी मैच हो चुके हैं। सिर्फ एक मुझे एक पूछना था। एक क्लाइंट था, उसको है ना मैम, मतलब बचपन से बोलने के रिलेटेड उसको ना काफी प्रॉब्लम्स है। मतलब आई थिंक वो थोड़ा बोबड़ा बोलता है। तो 6 हाउस सब लॉर्ड चेक किया मैंने। गुरु है, गुरु के अंदर चंद्रमा है, 9 1 9 1 है। तो मैं वैसे तो ना कुछ अभी आप लोगों की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर पहले मेरी बात सुनो, आप सब ध्यान से, कान खोल के, आँख खोल के, दिमाग खोल के, तीनों चीज़ ऑन रखनी पड़ेंगी, तब जाके मेरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फिर भी इतना शायद मुझे लगता है सिखा दिया कि आप लोग करना भी स्टार्ट कर दिया, और कुछ कुछ मैच करना भी काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। वरना एस्ट्रोलॉजी इतना डेप्थ और डिटेल्ड टॉपिक है कि स्पेसिफिकली अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत और डिटेल में पढ़नी है तो 3 3 महीने के फुल फ्लेजेड कोर्सेज होते हैं इसके, जिसमें हम कितने भी एंडलेस तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पर आप सोचो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही प्रिडिक्शंस करना सिखा दिया केपी एस्ट्रोलॉजी से, जस्ट बिकॉज कि जो लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शंस करने में बहुत समय लगता है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि पहले दिन से भी आप प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको पढ़ाने वाला इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको खुद शॉर्टकट आते हो। पढ़ाने वाले तो आपको पूरी दुनिया में भर भर के मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स को। मैं खुद पहले डेप्थ में पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट्स ढूंढती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। तो ये टॉपिक एज सेड कि बहुत डेप्थ में है। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें कंक्लूड करूँगी शॉर्ट में, जिससे आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर मैं पूरे कोर्स को पढ़ाने लग जाऊँ तो मुझे भी कम से कम 2 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो 2 3 महीने तक तो रेगुलर कोई आता नहीं है, तो बीच में अटक जाता है मामला सब।
तो इसको मैंने क्लास को ऐसे डिज़ाइन करा है कि इसको पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन खुद देख सको और किसी को दे सको। तो आज हम उसी की बात करेंगे, पर उससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें और समझने, रेमेडीज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रही हूँ। आप प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठो। अगर आप पेन पेपर पे नहीं लिखोगे तो मैं कितना भी बोलती चली जाऊँगी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा दिमाग में। ये मत सोचो ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है, ये मत सोचो, मैं बता रही हूँ आपको। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको जो लास्ट के 2 क्लासेस में मैंने कम से कम 10-10 बार आपको सिखाया है कि नक्षत्र नाड़ी कैसे देखते हैं और कस्प टेबल कैसे देखते हैं। ये कितने लोगों को आ चुका है? अनम्यूट करके बताइए। आ गया मैम। मैम आ आ गया, गया मैम आ मैम। गया। मैम आ गया गया है, मैम। बस Yes, एक yes. चीज पूछनी है सारा आ मैडम गया। से। आ गया मैडम बस आ एक चीज गया मैम, पूछनी आ है। गया। जैसे आपने जनरल मैम नॉलेज नहीं में कहा समझा। कि फर्स्ट एससीएल में आपको एनएल देखना है। मैं अभी सब बताऊंगी, अभी रुक जाओ। अभी मैं सब स्टेप मैम बाय एक स्टेप बार जा और रही हूँ। रिपीट। मैं अभी नहीं जस्ट आई हूँ मैडम, मैम। तो मैडम एक एसबी देखने के बाद नक्षत्र नाड़ी में जाने के बाद फिर हम एनएल देखें, मतलब ये हुआ। मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी, रुक जाओ। और ऐसे क्या होगा, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? एक एक वर्ड का ही फ़र्क है बस। एसएल और एसबी मैं कुछ भी बोलती चली जाऊंगी, कोई कुछ देख रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा। इसलिए मैं आपको स्टॉप कर देती हूँ वहीं पे, ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। मैं सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखवा रही हूँ, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ बस उसका आंसर दो सब लोग। ये बताओ, किसी को नक्षत्र नाड़ी देखने में, कस्प टेबल देखने में दिक्कत है? येस और नो? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। नो यस मैम। मैम। मैम अगर बर्थ एक्चुअली टाइम नहीं है तो उस केस में क्या बर्थ टाइम डालेंगे, ये अगर थोड़ा सा प्लीज बता दें। गैस बंद करिए। इसके लिए ना केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक होती है। ऑब्वियसली वो इसमें तो कवर नहीं कर रहे। आने वाला जब टाइम में मैं फुल, अभी हम कल से कैसे प्रोग्राम चलने वाला है केपी का मैं आपको बता रही हूँ। केपी कोई शॉर्ट टॉपिक नहीं है, बस ऐसे मुंह में गुट्टी बिलाई और हो गया काम। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा कराते हैं, पर मैं वैसा नहीं करा सकती। तो अभी आज सेकंड क्लास है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, थर्ड क्लास में लूँगी, 2-3 दिन बाद लूँगी। पर कल से हम केपी वेल्थ एंड करियर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में वेल्थ, मनी, सेविंग्स, करियर, प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर किसी को उसमें जो समस्या आ रही है, तो महादशा अंतरदशा के हिसाब से कौन सी रेमेडीज़ उसको नक्षत्र लेवल पे करनी चाहिए, जिससे कि उसके फाइनेंसेस, वेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हो जाए, या उससे रिलेटेड हम डिटेल में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद केपी में और टॉपिक्स हैं। फिर फुल फ्लेजेड हम 2-3 महीने वही करने वाले हैं, जो भी लोग इसको कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में पहले इसलिए रखा है 2 टॉपिक्स कि जो लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे, तभी वो बाकी के एडवांस टॉपिक्स में एलिजिबल हो पाएंगे उसको पढ़ने के लिए। तो केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी होता है। अगर किसी को अपना समय नहीं पता या गलत समय पता है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक से आप अपना समय को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये केपी में ही दिए है। और किसी को अपना टाइम एक्यूरेट निकालना है बर्थ का, तो वो भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से होता है। ठीक है। और दूसरा, मान लो किसी को पता ही नहीं है कि दिन के किस घंटे में आप पैदा हुए हो, कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अगर मुझे पता है कि मेरा जन्म 6 बजे के आसपास हुआ है, आगे पीछे हुआ है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा कि कुछ आइडिया है मुझे। अगर मुझे आइडिया ही नहीं है, तो भी केपी में होरारी एस्ट्रोलॉजी होता है, होरारी ज्योतिष जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम एक प्रश्न का चार्ट बनाते हैं, फिर वहाँ से सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो केपी में हर प्रॉब्लम का इलाज है, आप ऐसे समझ सकते हो। टाइम है, नहीं है, एक्यूरेट है, नहीं है, कृष्णमूर्ति जी ने सब कुछ कंसीडर करके इसको डेवलप करा था। आ गया समझ यहाँ तक? ठीक। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आपको सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे हिसाब से तो आ ही रही है। ठीक है। अब आप कुछ चीज़ें लिखो। देखो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है सुनना। आपको पता है कि हमारे 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, 12 भाव होते हैं। हर भाव का अपना एक रोल होता है, राइट?
तो सबसे पहले अगर हमें सबको ये देखना है कि मैं पैदा हो गई, अब मुझे चेक करना है कि मेरी हेल्थ ओवरऑल लाइफ में कैसी रहेगी। मैं बाय बर्थ गुड हेल्थ लेके आई हूँ या बैड हेल्थ लेके आई हूँ, ये सबका क्वेश्चन होता है। आपके पास कोई भी हेल्थ को लेके आ रहा है, वो ये पूछेगा कि मैं हेल्दी रहूँगा या नहीं, है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि आप बाय बर्थ कैसी बॉडी लेकर आए हो, आपकी बॉडी में कितनी ताकत है बीमारियों से लड़ने की, ये सारी चीज़ें फर्स्ट CSL बताता है। लिखो फर्स्ट CSL। आप लिखते नहीं हो, फिर अगली बार मेरे से इतने सारे मैसेज आते हैं कि ये कहाँ से देखेंगे, वो कहाँ से देखेंगे, आपने ये बताया था, आपने वो बताया था। जो जो बोल रही हूँ लिखते जाओ। फर्स्ट CSL, फर्स्ट हाउस हमारा क्या होता है हमारी हेल्थ का, हमारे नेचर का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी ओवरऑल लाइफ का फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट CSL क्या बताएगा कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। फर्स्ट हाउस से ही हम लॉन्जेविटी भी देखते हैं, पर वो लॉन्जेविटी वाला टॉपिक आगे एडवांस टॉपिक में सिखाऊंगी, और उसमें हम विद इन 30 सेकेंड्स लॉन्जेविटी पता लग जाती है। इंसान 33 साल तक की उम्र तक रहेगा, 66 तक रहेगा या 66 प्लस रहेगा, पर वो फर्स्ट CSL से देखा जाता है लॉन्जेविटी, एज। ठीक है, तो अभी फर्स्ट CSL का यूज़ किया है हमारा बस ये देखने के लिए फ़िलहाल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कि हमारी हेल्थ अच्छी है कि हमारी हेल्थ ख़राब है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आप सब अपना फर्स्ट CSL देखो। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट करने की कोशिश करी थी और भगवान की कृपा से हो गया था। मैं फ़ोन कनेक्ट करती हूँ, 1 सेकेंड रुको। इतने आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट CSL का जो प्लैनेट आ रहा है वो देखो, सब अपनी कॉपी में लिखो। फर्स्ट CSL प्लैनेट कौन सा बन रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखो नक्षत्र नाड़ी में जाके। CSL क्या बना, नंबर, कोई नंबर आ रहे होंगे, NL के पास कौन से नंबर आ रहे हैं, SL के पास कौन से नंबर आ रहे हैं। इतने मैं अपना फ़ोन से ऐप खोलती हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ठीक है, तो आपका जो भी बर्थ डेट है, टाइम है, प्लेस है, उसको फिल कर लो। उसके बाद आप शो कुंडली पे क्लिक करोगे। एक सेकेंड रुकिए।
ठीक है। इसके बाद आप आ गए केपी सिस्टम में। केपी सिस्टम के बाद यहाँ पे आप आ गए फर्स्ट सीएसएल। अब इस केस में फर्स्ट सीएसएल क्या है बताओ अनम्यूट करके। अनम्यूट करके बताइए। वीनस 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 तो ये देखो जिन लोगों को ये देखो एस बी वीनस लिखा है ना, एस बी ही सीएसएल होता है ना, यस मैम ठीक है। तो फर्स्ट नंबर के सामने देखा तो हमारा जो सीएसएल है वो वीनस बन गया। क्लियर है यस सबको? यस यस मैम मैम ठीक है। फिर इसके बाद हम गए नक्षत्र नाड़ी नक्षत्र में नाड़ी पे। अब देखो वीनस की स्क्रिप्ट कहाँ है हमारे पास, ये रही। वीनस की हाँ 5 7 10 5 7 10 हाँ तो एक मिनट, यहाँ पे मेरा लिखने वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा? आपको दिख रहा है ना कभी यस कुछ? मैम यस मैम यस मैम से दिख रहा है। 5 7 10 वीनस वीनस जुपिटर नहीं वीनस मैडम, पहले वो जिमी जिमी करना, फिर मोगो पीते रहना, उससे पेट भर जाता है ना, फिर अपन कुछ नहीं खा सकते लाडू। बंद कर दो, लिखा हुआ है। अपना म्यूट कर लो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखो वीनस तो वी, दो जगह लिखा हुआ है इसमें। आपको वीनस की स्क्रिप्ट देखनी है तो ये वीनस क्या है यहाँ पे, सीएसएल हो गया। फिर वीनस का नक्षत्र लॉर्ड भी वीनस ही है। वीनस ही है फिर वीनस का सब लॉर्ड जुपिटर है। मैम इसके नीचे भी वीनस फिर से आ रहा है। ऐसे तो वीनस बहुत जगह आएगा, आपको वीनस की स्क्रिप्ट को पढ़ना है। नहीं नीचे फिर से है ना। वीनस के साथ तो केतु है मैडम, ना मैम वीनस वीनस केतु जुपिटर वीनस के साथ तो नहीं केतु वीनस के जुपिटर है। नीचे वीनस ही है। हाँ है, हमारे में तो नहीं है, जो मैम दिखा रही है इस पे। हाँ उसमें वीनस केतु और जुपिटर आ रहा है। अच्छा इसमें ना, सॉरी इसमें पता है कैसा आ रहा है, जैसे वेबसाइट पे आता है ना हॉरिजॉन्टल, वैसा ही आ रहा है इसमें। ऐसा ही आता है मैम, ऐसा ही आता है मैम। हाँ जी हमारे फोन में भी ऐसे फोन में भी ऐसा ही आता अच्छा है। हाँ ऐसे जी ही मैंने आज पहली हाँ बार जी डाउनलोड किया ना फोन पे ऐप, तो मेरे को इसलिए हाँ हाँ ऐसे ही आ रहा है मैडम हमारे फोन हाँ में। चलो ठीक है, आपने ठीक बोला। सुनो अब मैम देखो, 6th हाउस में नहीं, फर्स्ट हाउस में देखना है। पहले मेरी बात सुनिए वरना बड़ी कंफ्यूजन मच जाएगी। जैसे मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आपको ये देखना है जो प्लैनेट है वो हमेशा सीएसएल होगा। जहाँ पे प्लैनेट लिखा है वो हमेशा सीएसएल है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? तो अभी हमने सीएसएल क्या देखा था, वीनस देखा था। फर्स्ट सीएसएल वीनस देखा था हमने, यस और नो? देखा था ना। तो अब वीनस के भाई साहब एक फ़ोन के साथ ना यही बड़ी समस्या होती है। एक सेकंड रुको। आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं, मतलब मोबाइल फ़ोन वाली? दिख रहे हैं मैम। नहीं दिख रही, यस मैम दिख रही है मैम। मैम दिख रहे हैं बट डबल डबल आ रहा है दिख रही है मैम। मैम नहीं दिख रहे। नहीं दिख रही। अभी अभी दिख, आप कुछ अलग कर रहे हैं। पहले एक इंसान को थोड़ा ब्लॉक मारना पड़ेगा जो बार बार कॉल करके क्लास को चलो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर मैं क्लास में फ़ोन नहीं उठा रही तो उसका क्या मतलब होगा। चलो तो कहाँ थे हम? मैम दो स्क्रीन दिख रही है आपकी। बस भगवान की कृपा है। अब दिखा दिखी आपको स्क्रीन मेरी? यस मैम यस दिखा। मैम यस हाँ मैम, यस मैम। तो Yes, अब ma'am, हमें दिख रहा है। प्लैनेट पता लग गया, वीनस है सीएसएल हमारा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, स्टार लॉर्ड क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड ही होता है स्टार लॉर्ड। तो हमारा एनएल इसमें क्या हो गया, केतु हो गया। वीनस केतु, और वीनस का सब लॉर्ड कौन सा हो गया, जुपिटर। क्लियर हुआ? तो आप तो स्क्रिप्ट क्या बनी, लिखो फटाफट से। वीनस के सामने 5 7 10 लिखो, केतु के सामने 4 5 6 7 8 10 11 सब कुछ लिखो। जुपिटर के सामने 3 7 12 लिखो। लिख लिया? यस मैम। चलो अब आप सामने देखो। वीनस में 3 4 9 आ रहा है।
भाई आपने अलग डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, मैंने अलग डाली है, तो अलग ही तो आएगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ अपने लिए आप। सुनो, अब फर्स्ट CSL से हम गुड हेल्थ और बैड हेल्थ देखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रूल बताया था, हर प्लैनेट का रिजल्ट उसका सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड देता है। सिखाया था ये कि जो भी प्लैनेट आ रहा है आपका, उसका सबसे पहले रिजल्ट कौन देगा। मतलब अगर आपको गुड हेल्थ देखनी है, बैड हेल्थ जो भी देखना है, तो इसमें जो नक्षत्र लॉर्ड है वो रिजल्ट बताएगा। मतलब केतु बताएगा रिजल्ट इसमें, क्योंकि केतु इसमें नक्षत्र लॉर्ड है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो आपको शादी करनी है किसी से, अपने मनपसंद की, पर आप क्या कहोगे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कि भैया मैं तो तैयार हूँ, पर हाँ या ना तो मेरे मम्मी पापा ही करेंगे। तो मम्मी पापा को मान लो नक्षत्र लॉर्ड। फिर आप मम्मी पापा के पास चले गए, मम्मी पापा ने बोल दिया हाँ जी चलो हमारी तरफ से कर लो शादी। तो पर फिर वो क्या कहेंगे, घर में बड़े दादाजी रहते हैं, एक बार उनसे भी हाँ ज़रूरत मतलब पूछना पड़ेगा, अगर उन्होंने मना कर दी तो हमारी भी नहीं चलेगी। फिर ऐसा ही होता है ना, अगर एक ट्रेडिशनल सिस्टम को देखा जाए तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है कि पहले नक्षत्र लॉर्ड बताएगा, उसके बाद SL को भी देखना पड़ेगा, पर नक्षत्र लॉर्ड काफ़ी हद तक चीज़ें बता देता है आपको। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब लिख लो गुड हेल्थ के नंबर कौन से होते हैं। मैंने वैसे पिछली क्लास में भी आपको बताए थे, 1, 5, 9, 11 गुड हेल्थ के नंबर होते हैं। लास्ट क्लास में लिखवाया था 1, 5, 9, 11 गुड हेल्थ के नंबर होते हैं, और ये भी बताया था क्यों होते हैं। बैड हेल्थ के कौन से बताए थे? 6, 8, 12। अब आपको NL लेवल पर और SL लेवल पे चेक करने हैं कौन से नंबर कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से इंसान की गुड हेल्थ और बैड हेल्थ पता लग जाएगी। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, कहाँ चला गया वो, हाँ, उसमें केतु में देखो 6, 8 आ रहा है, 6, 8 आ रहा है। जो बैड टीम के नंबर हैं उसमें से 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और गुड टीम में से 5 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। तो दो मेंबर दुश्मन टीम के हैं और 2 मेंबर दोस्त टीम के हैं। तो इसमें क्या होगा, इंसान बीमार पड़ेगा, परेशान होगा, पर अल्टीमेटली दवाई खा के इलाज करा के फिर ठीक हो जाएगा। तो 50-50 उसका मैटर चलता रहेगा लाइफ में। कितने लोगों को कुछ मतलब, ये तो इजी तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, किसी को कोई डिफिकल्टी, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है मैम, बहुत अच्छा जैसे आ रहा है। तो मैम न्यूट्रल आ जाए और बैड मैडम नंबर आए आ जाए तो जैसे मेरा तो 3 और 4 आ रहा है, किसी में है ही नहीं 4 मैम। आ जाए तो किसी में अभी 2 है, मैडम 9 है, 4 7 अगर है। साथ में है तो मेरा तो 3 और 4 है, मून का कुछ है ही नहीं, ना बैड में ना गुड में। कोई बात नहीं, हाँ, तो इसमें मेरे भी इतना नंबर दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो इसमें? न्यूट्रल है वो मेरा नंबर। ही 25 है। आप मेरा मुझे एक बार वीनस दोबारा 269 चेक करके और बोलिएगा ना। STL में 568। मैं आपको ना सारा सिखा रही हूँ। आप लोग जैसे मैं चल रही हूँ ना जिस स्पीड से, मेरी स्पीड को पकड़ो बस। आप क्या है कि अलग ट्रैक पे चले जाते हो, तो फिर आपको पकड़ के लाना पड़ता है, फिर उसमें 2 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ही चुप हो गए आप सब। नहीं ठीक है मैम। मैम सबको एक कॉमन डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए ना प्लीज। सबको एक आप फर्स्ट हाउस का ही बता रहे हैं ना? दिक्कत आ रही है मुझे। चलो ठीक मैम है। जैसे आपने फर्स्ट हाउस बोला था ना देखने के लिए, तो उसमें M ही आ रहा है मेरा। तो मैम अब मैं नक्षत्र नाड़ी में आई हूँ, तो इसमें मैं बार बार नहीं समझा पाऊँगी, मैंने फर्स्ट हाउस क्या बोला था, क्या रेफरेंस दिया था, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना। समझ रहे हो? जिनको समझ में आ चुका है ना वो आगे चलते रहो, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको आधे पार्ट की रिकॉर्डिंग दूंगी, रेमेडीज़ पार्ट की तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। जहाँ से रेमेडीज स्टार्ट होंगी वहाँ से शेयरिंग नहीं, मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी। उसके पीछे कारण है, जो मैं 11,000 की कंसल्टेशंस करती हूँ, मैं वो रेमेडीज़ उनमें देती हुई आ रही हूँ, आज तक मैंने कभी रिवील नहीं करी हैं। और गॉड स्वेयर मैंने सच में सोचा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स
25,000 का बनाऊंगी, उसमें वो प्रीमियम रेमेडीज़ दूंगी ताकि उसमें लिमिटेड लोग हों और वो रेमेडीज़ लिमिटेड लोगों के पास ही पहुँचे। पर फिर आजकल मैं ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई हूँ लास्ट के 2-3 महीनों में। तो फिर ऐसे ही सुबह उठी एक दिन, मतलब मुझे जिस दिन मैंने आप सबको ग्रुप में मैसेज भी करा था कि हनुमान जी ने बोला कि बांट दो ये सब, तो फिर तो कुछ जब फीलिंग आ गई वो वाली, फिर कुछ सोचना ही नहीं उसके बाद में। तो मैं नहीं चाहती वो पब्लिकली ऐसे सब्जी मंडी की तरह हो जाए रेमेडीज़ कि लोग उसकी वैल्यू करना ख़त्म कर दे, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक कॉमन डेट ऑफ बर्थ देती हूँ सबको, उसमें से चेक करना। किसी का मैसेज आया था जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मेजर थे, सीवियर, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करो, मैं उसमें से चूज़ करती हूँ जिसको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ हों, ताकि हम एग्जाम्पल भी समझा पाए सामने वाले को। इनकी तो देखी थी चेतल जी की, इनकी तो समझ में आ गई थी। अरे पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं रहते, इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से सबसे ज़्यादा बीमारियां किसको हैं लंबे समय से? अनम्यूट करके बताओ। चलो इन पर सर आपकी तो डेट ऑफ बर्थ पूरी कंफर्म ही नहीं है ना। रजनी बाला, ठीक है, इनको रजनी बाला को मैं अनम्यूट करती हूँ। पर वही देना जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ ठीक ठाक पता है, ठीक है। अनम्यूट करना। रजनी जी अनम्यूट नहीं हो पा रही क्या? ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? किसकी लूँ? बड़ी मुश्किल काम है ये तो। चंद्रिका जी, हाँ। थैंक यू मैम। एक्चुअली ना एक थोड़ा सा मैं केस बताती हूँ। मेरे फादर का है, उनको अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है और शायद लास्ट स्टेज पे है, और उनको हार्ट इश्यू भी थे। एक स्टंट ऑलरेडी डल चुका है और डॉक्टर ने अभी 2 और डालने के लिए बोला है, और कैंसर के लिए भी इलाज करने के लिए मना कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या उनकी ले सकते हैं ताकि हमें और समझ में आ पाए कि? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप ना सबको डेट ऑफ बर्थ, टाइम वाइम सब बता दो। हाँ, मैं मैसेज में लिखूँ या वर्बली बोलूँ? वर्बली बोल दो। 15/4/1962, 5:05 इवनिंग, सेंधवा, इंदौर। मतलब इंदौर के पास सेंधवा है, तो सेंधवा महाराष्ट्र, शायद सेंधवा। मैम मैं मेंशन भी कर देती हूँ, मैसेज में भी मेंशन कर देती हूँ। 1962। एक बार हाँ मैं भी ओपन कर लेती हूँ, आप बताना डेट ऑफ बर्थ बताना। 15/4/1962, 5:05 इवनिंग, एक सेकंड सेंधवा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोला आपने? 15 अप्रैल 1962। एक सेकंड, 15 अप्रैल 1962। मुझे ना इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। मैंने कभी ऑपरेट ऐसे करा नहीं है मोबाइल, तो इसके बटन्स छोटे हैं ना थोड़े, तो एक सेकेंड बस आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 1 मिनट, मुझसे तो बड़ा मुश्किल है ये होना। छोड़ो, आप लोग करो, मैं स्क्रीन हटाती हूँ, मुझे बता देना क्या CSL वगैरह आ रहा है, फिर हम देख लेंगे। सबने कर लिया क्या निकाल लिया इनका चार्ट? आपने भी तो कर रखा होगा ना? यस मैम, ये मैंने भी किया है। हाँ, आप बताओ फर्स्ट CSL की स्क्रिप्ट बताओ। 6 CSL की बताऊँ या फर्स्ट की मैम? फर्स्ट की बताओ पहले। फर्स्ट की वीनस है CSL और 289। ठीक है, फिर NL है, अगेन वीनस है 289, और SL है जुपिटर 467। जुपिटर 467।
ये तो फर्स्ट CSL की हो गई। 6 बताना। 6 में है मैम CSL है 6 CSL जुपिटर 467। एक सेकेंड, 6 CSL है जुपिटर 467। फिर NL है राहु। बस बस कंफर्म हो गया। तो वो कैंसर अभी बता दूंगी आपको कैसे हो गया। हाँ 5 6 11 12। हो गया जी, हो गया। मतलब और बोलना। SL सैटर्न है SL 5 और 6। बस अब आपको पता लगेगा कितना। हाँ ये यही है, सही लिखा है मैंने। यस यस मैम। इनको क्या था, कैंसर। कैंसर है और हार्ट इश्यूज भी है मैम। देखो मैंने कहा पहले हमने देखा, हमें नहीं पता इनको क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा, पहले हम देखते हैं। तो NL वीनस है तो यहाँ पे 8 नंबर तो आ ही गया है। ठीक है, तो 8 नंबर आपको क्या बताता है? मल्टीपल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस। मैंने बताया था ना 8 नंबर का लास्ट क्लास में। मैंने 1 6 8 12 के सारे सिग्निफिकेशंस लिखवाए थे, याद है या नहीं याद है सबको? ठीक है, फिर 6 आ गया बीमारी। तो और यहाँ पे ये जो है ये न्यूट्रल नंबर हो गए एक। ठीक है, तो हीलिंग वाले नंबर कहीं इसमें दिख रहे हैं फर्स्ट CSL में? बस थोड़ा 9 दिख रहा है यहाँ पे। 9 भी क्या है, भाग्य को बताता है कि भाग्य से कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, बाकी जो हीलिंग वाले नंबर्स हैं मेजरली 1 5 11 वो तो नहीं आ रहे, पर जो हमारी बैड स्क्रिप्ट है उसके 2 नंबर प्रेजेंट है फर्स्ट CSL में। तो हम ये कह सकते हैं इनको हेल्थ इशू होगा, क्रॉनिक होगा, पर शायद भाग्य से या किसी गुरु के थ्रू या कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। तो कुछ जैसे बोलते हैं ना लास्ट टाइम पे चमत्कार टाइप्स, वैसा कुछ। बाकी फर्स्ट CSL जैसे समझ में आ गया कि हेल्थ तो डिस्टर्ब रहेगी। और 8 नंबर आ गया तो 8 नंबर बताता है मल्टीपल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस। इतना सबको क्लियर हो रहा है? फर्स्ट CSL तो यही बताएगा हेल्थ के पर्सपेक्ट में कि हेल्थ अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी। अब बात आती है कि अगर हेल्थ ख़राब रहेगी तो इस इंसान को कौन सी बीमारी होगी, यही तो होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी होगी तो वो 6 CSL बताएगा। 6 CSL स्पेशली यही बताएगा कि कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, कौन से ऑर्गन में होगी, कौन सी दशा में होगी। ये पूरी कहानी किसके पास है? 6 CSL के पास है इसकी पूरी कहानी। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत? अभी वैसे जब मैं रेमेडीज़ लिखवाऊंगी तब मैं आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जितना पॉसिबल होगा आज की क्लास में। पर जुपिटर प्लस राहु इक्वल टू कैंसर होता है। तो इनकी 6 CSL की स्क्रिप्ट में CSL जुपिटर हो गया, NL राहु हो गया, तो जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। बन रहा है या नहीं बन रहा? फिर नीचे राहु और सैटर्न भी है, तो जुपिटर प्लस राहु या सैटर्न प्लस राहु अगर 6 CSL की स्क्रिप्ट में आ रहे हैं तो ये कैंसर को बताते हैं। और सब लॉर्ड लेवल पे सैटर्न आ रहा है। मैंने क्या बताया था? फाइनल सिग्नेचर SL करता है। तो सब लॉर्ड क्या बता रहा है कि जो भी बीमारी होगी वो बहुत लंबे समय तक होगी, क्रॉनिक होगी। लास्ट क्लास में भी समझाया था कि सैटर्न क्रॉनिक बीमारियों को बताता है। ठीक है, फिर अब उसकी स्क्रिप्ट में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे जो 5 आ रहा है ना, यहाँ पे 5 का मतलब इतना ये सिग्निफाई नहीं करता कि हीलिंग हो, मतलब ट्रीटमेंट कर लेंगे। पर 5 यहाँ पे जो भी 6 CSL की स्क्रिप्ट आ रही है वो ये बता रही है कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है, बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। पर 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आएगी, पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट उस चीज़ का मिल जाएगा। पर हर एक नंबर जो NL और SL लेवल पे आ रहा है वो क्या बता रहा है कि कौन से बॉडी के ऑर्गन, कौन से बॉडी के पार्ट से जुड़ी हुई परेशानी होगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, पर यहाँ पे सैटर्न आ रहा है। तो सैटर्न जब भी आता है, सैटर्न यही बताता है जो बीमारी होगी वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होगी। आ रहा है समझ में कैसे देख रहे हैं हम? अब इनकी जो प्रॉब्लम है ना चंद्रिका जी, आपके फादर की, आप देखना इनकी जब भी ये राहु की दशा एक्टिवेट होगी या जुपिटर की दशा एक्टिवेट होगी तब इनकी बीमारी आई होगी। अभी जुपिटर चल रहा है मैम उनको दशा में। देखो मुझे तो नहीं पता, मैंने जुपिटर दशा चेक नहीं किया उनका। और जुपिटर में सैटर्न है। हाँ, तो ये तीनों नंबर की ही दशा उनको बीमारी देगी, क्योंकि बीमारी के नंबर ये तीनों लेके चल रहे हैं। जुपिटर, राहु, सैटर्न, तीनों में से जब भी दशा आएगी वो बीमारी में परेशानी देगी। क्यों? क्योंकि वो जो बस, ये समझो 3 बस हैं, एक जुपिटर की बस चल रही है, एक शनि की बस चल रही है, एक राहु की बस चल रही है। अब उसमें तीनों गुंडे पार्टी वाले नंबर बैठे हुए हैं, तो जब भी उस एरिया से बस निकलेगी तो वो परेशान करके जाएगी। समझ में आ रहा है आप सबको कि हम कितने आसान तरीके से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं? आप दूसरी क्लास में सीख पा रहे हो कि कैसे प्रिडिक्शन करनी है। कोई कुंडली नहीं देखी अभी तक, कुंडली खोली हमने इनके फादर की ना, मैंने अंतरदशा देखी इनकी अभी तक, पर मेरे को ये पता है कि 6 CSL में ये तीनों प्लैनेट परेशान करेंगे, जुपिटर, राहु और शनि, क्योंकि इन तीनों में ही 6 आ रहा है। 6 क्या है? बीमारी। अब 12 नंबर कौन दे रहा है? राहु। तो जब राहु की दशा आएगी इस पीरियड में तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा देगी वो, क्योंकि 6 और 12, 6 क्या है? बीमारी, 12 क्या? हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपको क्या करना है? अब हमने ये तो पढ़ लिया, प्रॉब्लम आ रही है, पर हमें पैनिक नहीं होना, पागल नहीं होना। अब हमें ये पता है कि जब राहु का पीरियड आएगा तो हमें राहु की दबा के रेमेडीज़ करनी है, तो वो जितना पेन पीड़ा उनके लाइफ में लिखा है वो बहुत कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो देखो, अगर आपको अभी तक यही ना पता हो कि आपको रेमेडी किस प्लेनेट की करनी है, तो फिर तो रेमेडी कोई काम करती नहीं है ना, जो आप यूट्यूब से इधर उधर से सीख रहे हो। पर आपकी जो ये स्क्रिप्ट है, KP स्क्रिप्ट, ये इतना सटीक, इतना एक्यूरेट बता देती है आपको चीज़ों के बारे में कि भटकने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो, सैटर्न की दशा चल रही है और इन कैंसर की प्रॉब्लम हो गई डिटेक्ट, तो अभी आप देखो सैटर्न में किसकी अंतरदशा चल रही है? नहीं, जुपिटर की दशा चल रही है और उसमें सैटर्न चल रहा है। अच्छा, जो भी चल रहा है, मतलब जुपिटर चल रहा है, जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। Yes, तो ma'am. आप शनि से रिलेटेड, अब मैं रेमेडीज़ लिखवाऊंगी, आप शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ फॉलो करवाना उनको। Yes, ma'am. तो डेफिनेटली 100% उनको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितनी कहानी आपको सुनाई उस कहानी में कितना समझ में आपको आ चुका है? यस मैम, आ गया। मैम जुपिटर राहु अगर फर्स्ट CSL में आए तो तब भी ये प्रॉब्लम देगा? मैंने क्या बोला? ढंग से सुनना प्लीज़, वरना बड़ी गड़बड़ कर दोगे आप। आपको जो बीमारियां देखनी है सिर्फ और सिर्फ 6 CSL से देखनी है। फर्स्ट CSL सिर्फ आपको अभी इसलिए देखना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी। बीमारी का कोई बताएगा नहीं फर्स्ट CSL। बीमारी का पूरा खाता किसके पास है? 6 CSL के पास है। और अभी पढ़ रहे हो तो अननेसेसरी, अभी मेरे को कोई गारंटी तो नहीं है आपको कितना समझ में आ रहा है। ऊट पटांग चीज़ें देख के घबराना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि आप लोग अभी धीरे धीरे सीखोगे। तो अभी अपनी कुंडलियाँ खोल के मत बैठ जाना। जिन लोगों को ऑलरेडी हेल्थ डिजीज़ हैं, आपको पता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, उसके चार्ट से उसको रिलेट करो, पहले सीखने की कोशिश करो। 100-150 चार्ट पे प्रैक्टिस करो पहले। अपने चार्ट मत खोल के बैठ जाना। हार्ट अटैक नहीं भी आना होगा तो भी आप ले आओगे डर डर के। तो अभी मत करना प्लीज़ अपने चार्ट पे प्रैक्टिस। पहले जिनका आपको पता है इसको ये बीमारी है, इसका ये टाइम है, 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करो। मैं कम से कम नहीं तो 5000 चार्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तब आपको ऐसे पढ़ा पा रही हूँ। 8-9 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, पूरा जीवन इसमें ही निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको गुड हेल्थ बैड हेल्थ देखना आ गया। फर्स्ट CSL से गुड हेल्थ बैड हेल्थ बताएगा वो आपका कि आप कितनी अच्छी हेल्थ लेके आए हो, कितनी ख़राब हेल्थ लेकर आए हो।
6 CSL आपको बीमारी का अंदाज़ा दे देगा। फिर जो अभी आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो आपको बताएगी। अब कई लोगों का क्या होता है, फर्स्ट CSL अच्छा होता है, फर्स्ट CSL में कहीं भी कुछ बीमारी का नहीं आ रहा, बट जो महादशाएं होती हैं आपको पता है महादशा 6 साल से लेके 20 साल तक की होती है प्लैनेट्स की। जैसे सूर्य की 6 साल की होती है, मून की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है, वीनस की 20 साल की होती है। तो सोचो तो कई बार आपके फर्स्ट CSL नहीं दिखा रहा बीमारी है, पर महादशा ऐसी आ गई कि महादशा का जो प्लेनेट है वो आपकी कुंडली में खराब नंबर दे रहा है, मतलब अपनी स्क्रिप्ट में खराब नंबर दे रहा है, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो वो अपनी महादशा में अपनी अंतरदशा में वो बीमारी दे देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊं क्या, क्योंकि इसको पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो मुझे नहीं लग रहा ये पता नहीं 10 क्लास में भी निपटेगा मैटर। तो सीधा सॉल्यूशंस पे चलते हैं, ठीक है। बाकी मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, क्योंकि आजकल क्या है कि लास्ट के 3-4 महीनों से मैंने आपको बताया ना, मैं क्लासेस भी कम ले पा रही हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं बहुत अपनी साधना उसमें बहुत लगी हुई हूँ, ताकि और एनर्जी कलेक्ट हो और कुछ ज्ञान मिले और आप तक पहुँचे। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को तो चलाती रहूँगी आगे तक, ठीक है। पर आज के लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देती हूँ, परेशानी से अच्छे हैं कि सॉल्यूशन लिख लो। बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने आपको महादशा की एक वीडियो भेजी थी, महादशा कैसे दिखते हैं। कितने लोगों को आती है महादशा और अंतरदशा देखनी एस्ट्रोसेज से, बताओ। यस मैम आती है। जी मैम मैम आती है मैम। आते हैं मैम। आती है हाँ जी मैम, आ गया। महादशा अंतरदशा मैम आती है। तो जैसे महादशा तो बहुत बढ़िया, उसको छोड़ दो, फिर भी एक बार को देखना है तो देख लो कि जो महादशा चल रही है किसी न किसी प्लैनेट की चल रही है, यस और नो, कोई तो प्लैनेट है ना। उस प्लैनेट की नक्षत्र नाड़ी में चले जाओ, जो भी महादशा भी चल रही है आपकी, उस प्लैनेट को देख लो, उसके नक्षत्र नाड़ी में चले जाओ। जैसे यहाँ पे किसी ने देखा है अपना पूरा MD AD, तो मैं उसका एग्जांपल लेके समझा सकती हूँ। आप में से किसी ने ये रखा हुआ, कैलकुलेट करके रखा हुआ है? कोई भी नहीं है क्या? मैंने, नयन जी, अरे आरुषि जी अनम्यूट करना, इनके हस्बैंड का भी केस है ना किडनी ट्रांसप्लांट का, आपने करा है कैलकुलेट उनका? जी मैम मैंने महादशा का जो आप बोल रहे हो प्लैनेट वो नहीं किया, बाकी 6 CSL फर्स्ट CSL वो सब किया है। ठीक है, अभी देख पाओगे महादशा कौन सी चल रही है आपके हस्बैंड की? महादशा जुपिटर की चल रही है। पक्का कंफर्म है? हाँ जी। जुपिटर की स्क्रिप्ट पता है आपको? वो ही नहीं पता है, मैं अभी चेक कर सकती हूँ, मैं करती हूँ हाँ चेक, आप करो क्योंकि आराम मुझे से, पता नहीं था ना। हाँ कोई नहीं मैं वो करो। चलो आप ऐसा करो, अपनी हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ सबको बता दो, ये लोग भी वेरीफाई कर देंगे। इनके हस्बैंड क्या ना शायद काफ़ी क्रिटिकल केस है, काफ़ी टाइम से मुझे पता है इनका, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उसके बाद भी 2 साल हो गए हैं, उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अनम्यूट करना एक बार आरुषि जी। हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद भी अभी भी उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है, फिर से डायलिसिस करने के लिए बोला है। एक ट्यूमर भी है छोटा सा लंग्स में, तो बहुत प्रॉब्लम है। आप डेट ऑफ BP बर्थ हाई बताना होता एक है। बार। हाँ उनका नाम है विशाल और डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1982। एक सेकेंड, 29 मार्च 1982। हाँ जी। और लंग्स में ट्यूमर बता रहे हो? हाँ टाइम? टाइम है 3:40 सुबह के।
3:40 सुबह के। और प्लेस? पुणे, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप में से कोई भी जिसको भी ढंग से देखना आ गया है वो मुझे बताओ फटाफट से, इनके हस्बैंड की महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है और इसकी स्क्रिप्ट बताओ। कौन बताएगा? 2-3 लोगों से वेरीफाई करूंगी मैं। जी मैं भी चेक करती हूँ तब तक। चेतल जी आपने करा, इनका कैलकुलेट करा? नहीं मैम, इनका तो नहीं किया मैंने, मेरी महादशा चेक करी थी, आपने मुझे बोला था ना देखने का। हाँ हाँ, एक बार इनका भी इनके हस्बैंड का कैलकुलेट करके बताना क्या आ रहा है। किस किसने करा है? चंद्रिका जी आपने, नयन जी? मैम गुरु के अंदर बुध की अंतरा चल रही है। गुरु के अंदर बुध, बुध मर्क्यूरी। ठीक है, और मुझे इन दोनों की स्क्रिप्ट बताना। जस्ट टोमेटा मैम। जुपिटर और मरकरी की। जुपिटर है मैम 9-12। राहु नक्षत्र लॉर्ड है 1, 2, 6, 8, 9, 12। 1, 2, 6, 8, 9, 12। और केतु है वापस सब लॉर्ड 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप ये देखो फिलहाल कि जब इनके हस्बैंड की जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई तो नक्षत्र लॉर्ड राहु क्या दे रहा है? 1, 6, 8, 12 चारों नंबर दे रहा है, खतरनाक। आ रहा है समझ में सबको? तो ये समझ में आ गया कि जुपिटर की महादशा इन्हें परेशान करेगी हेल्थ से रिगार्डिंग। 1, 6, 8, 12 सारे चारों नंबर बेकार आ रहे हैं जितने भी आ सकते हैं। और 5 नंबर हमें कहीं दिख नहीं रहा है, 9 नंबर दिख रहा है बस। तो 9 नंबर ये है कि भाग्य से कुछ ना कुछ हो जाए तो हो जाए। अभी महादशा में इतना समझ में आ गया, सबको आ गया। और फिर जुपिटर राहु फिर से आ गए तो कहीं ना कहीं वो ट्यूमर कैंसर आ ही गया ना लंग्स में। आ रहा है समझ में? फिलहाल अभी क्या है, मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अगर आप इतना ही समझ गए तो उससे भी काम कर लोगे। अभी कैसे ऑर्गन देखना है, बॉडी पार्ट देखना है, वो राशि नंबर उसका यूज़ आता है तब सीख पाते हैं। पर मैं वो सिखाने बैठ गई तो अभी जितना आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा आपको। पर अभी जितना सिखा रही हूँ उतना आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये चेक हो गया कि महादशा भी खराब है, सपोर्टिव नहीं है जुपिटर की। फिर मरकरी की बताओ। मर्क्यूरी है मैम 2, 6। जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड है 9, 12। अब देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड बन गया, वही रिजल्ट दे रहा है अपने। समझ रहे हो? फिर एसएल और एसएल है 3, 8, 10, 11। 3, 8, 10, 10, 11। ठीक है, तो अब जुपिटर 12 दिखा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है। तो इनका हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है कितने साल से? और मैंने आपको क्या बताया था, मरकरी हेल्थ के मामले में सबसे खराब प्लेनेट है, ये याद रखना जीवन भर। आरुषि जी बताओ, ये मैच मतलब कर रहा है ना? जी मर्क्यूरी 2, 6 है, उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर 9, 12 और उसके बाद जो सब लॉर्ड है वो सन है 2, 8। सब लॉर्ड सन है? ये अंतरदशा में। ठीक है, 8 आ गया ना? हाँ जी। सब लॉर्ड के लेवल पे कभी भी 8 आ रहा है वो हमेशा क्या दिखाएगा? पीड़ा, सफरिंग्स, पेन, पीड़ा। हाँ जी। है ना? मल्टीपल डिजीजेस सब लॉर्ड ने बोल दिया कि मल्टीपल डिजीजेस होंगी। अब मान लो ऐसी स्क्रिप्ट होती कि जुपिटर चलो एनएल लेवल पे 12 दिखा रहा है पर सब लॉर्ड लेवल पे 5 आ जाता तो क्या होता? हाँ जी हॉस्पिटलाइजेशन होगा बट एंड में प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पर यहाँ पे एंड में क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है पर एसएल पीड़ा दे रहा है। तो मतलब फाइनली हॉस्पिटल के बाद भी पीड़ा मिल रही है। अभी आप ये मत सोचना कि हम ये प्रेडिक्शन करके बड़े खुश हो रहे हैं। हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी आपके हस्बैंड का चार्ट है और उन्हें ये परेशानी हो रही है और उनके चार्ट जस्टिफाई कर रहा है। बस मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। मुझे कभी भी हेल्थ की रीडिंग्स करने में और एक्यूरेसी में कोई प्राउड फील नहीं होता कि हाँ बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जा रही है, तालियां बजनी चाहिए। जो आदमी सफ़र कर रहा है वो उसको पता है, बट हम उसकी प्रॉब्लम का पहले तो रूट कॉज समझ रहे हैं
तभी तो उसको सोल्यूशन दे पाएंगे ना, समझ रहे हो। पर आप ये देखो कि कितनी चुटकियों में चीज़ें आराम से आप देख पा रहे हो मेरे साथ साथ, जबकि आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी को, 90% लोगों को एटलीस्ट। जुपिटर जब भी आपकी बीमारी के पर्सपेक्ट में देखोगे तो जुपिटर क्या होता है, बीमारी को, जुपिटर कारक है एक्सपेंशन का, ये सबने पढ़ा होगा एस्ट्रोलॉजी में, बढ़ोतरी का कारक है। तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी में बीमारी बढ़ाने का कारक हो गया, क्योंकि वो 6 ESL की स्क्रिप्ट में आ रहा है। और राहु क्या है, डायग्नोज ना होने दे, भटकाता रहे। अब आपके हस्बैंड को, आपको जो रेमेडी करनी है ना, जुपिटर की करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अभी अंतरदशा मरकरी की चल रही है, पर मरकरी का रिजल्ट कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अंतरदशा का जो NL है, अंतरदशा का कोई प्लैनेट है, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो बन रहा है, उसकी रेमेडी करनी है। तो अभी जब मैं जुपिटर की रेमेडी बताऊंगी वो करना, और फिर फीडबैक जरूर शेयर करना सारे लोग जिन जिनको भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, चलो, मुझे लगता है कि हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं MD AD के, तो आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। आगे बढ़ जाएं क्या? क्या कहते हो? अनम्यूट करके बताओ कि आप सीधा सॉल्यूशंस रेमेडीज पे चलें। एक दो और उदाहरण दे दीजिए। हमेशा अंतरदशा का NL देखना है रेमेडीज के लिए, यही है ना। आप खुद सोचो कि महादशा तो मैंने क्या बताया, मिनिमम 6 साल की होती है, मैक्सिमम 20 साल की होती है। तो क्या 20 साल तक एक रेमेडी कर पाएंगे हम? नहीं। तो मेजर प्रॉब्लम तो महादशा दे रही है, पर महादशा तो बहुत लंबा पीरियड है। अंतरदशा क्या बता रही है कि उस बड़े पीरियड में कौन सा वो छोटा पीरियड होगा जिसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अंतरदशा के नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी करनी है। और ये तो बड़ी बीमारियों का हो गया कि जैसे कैंसर, ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियां हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर टाइम की खराब प्रत्यंतर दशा भी आती है। जैसे महादशा होती है काफ़ी सालों की, अंतरदशा होती है कुछ सालों से महीनों की, प्रत्यंतर दशा होती है कुछ महीनों से कुछ हफ्तों तक की। तो जैसी आपकी समस्या हो उस हिसाब से आप अंतरदशा पिक कर लो या फिर प्रत्यंतर दशा पिक कर लो रेमेडी करने के लिए। आ गया समझ में? ठीक है, चलो जी। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ। वैसे पहले कुछ जनरल चीज़ें बता रही हूँ। जैसे आयुर्वेद में क्या होता है कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनको वो 3 त्रिदोष तरीके से देखते हैं। त्रिदोष है ना, वात पित्त कफ। आयुर्वेद जब भी ट्रीटमेंट करेगा बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी का, तो वो 3 दोषों को कंसीडर करते हैं जिससे हम सब बने हुए हैं, वात, पित्त एंड कफ। इनमें जब अनसंतुलन होता है किसी की बॉडी के अंदर, इम्बैलेंस होता है, तो ही बीमारियां पनपनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो रूट कॉज प्रॉब्लम की क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ। ठीक है। तो अब जितने भी लोगों को वात रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, वात रिलेटेड मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है तो ही वो मतलब वात रिलेटेड प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस का रूट कॉज क्या होता है? जिसको गठियाँ बाएँ बोलते हैं ना, गठियाँ बाएँ हो रही है। क्यों होती है? जिन लोगों के एक्सट्रीम सालों तक गैस बनती है उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, बीमारियों की लिस्ट नहीं दे रही। आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये मेरी जो बीमारी है वो वात की है, पित्त की है या कफ की है। आ रहा है समझ में? तो बहुत सिंपल रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनको वात रिलेटेड परेशानियां हैं, एयर रिलेटेड। बॉडी में अगर वात इम्बैलेंस हो गया है तो आपको क्या करना है? डेली सोने से पहले बिस्तर पे आप चले गए, बस आप सोने वाले हो, तब बिस्तर पे बैठने के बाद आपको रात में सरसों के तेल से अपने फुट पे मसाज करनी है डेली। अब पूछोगे कब तक करनी है? जैसी बीमारी है, जितना उसका ड्यूरेशन रहा है, जितनी आपको परेशानी है तब तक कर लो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर ये आपके ऑर्गन्स में से
सारे वात के इम्बैलेंस को ठीक कर देगा। आ रहा है समझ में? तो वात रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सरसों के तेल की फुट मसाज करनी है। फिर आया पित्त रिलेटेड। पित्त में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो जठर अग्नि होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो पित्त जब इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, फीवर बार बार आना, ये पित्त वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको बादाम ऑयल से मसाज करनी है अगर किसी को पित्त की प्रॉब्लम है। बादाम ऑयल से फुट मसाज आप करके देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या रेमेडीज़ हैं ये। फिर जिनको कफ़ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलर्जी, सीजनल कोल्ड एंड कफ़ बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है, कफ़ से लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है ये भी कफ़ से रिलेटेड होती हैं, कफ़ दोष जो होता है, तो इसमें कोकोनट ऑयल से मसाज करो फुट पर। अब आपको क्या करना है, अभी ये रेमेडीज़ शुरू हुई हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। आपको क्या करना है, फ़िलहाल जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, क्रॉनिक मतलब कैंसर, ट्यूमर, उसके लिए अलग कुछ चीज़ें बताऊंगी, और ये तो कंटिन्यू कर ही सकते हो, ये इसको करने में किसी का कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सामने वाले ने आपको बताया कि मुझे पर्टिकुलरली ये बीमारी है, तो आप गूगल पे या इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो कि उस बीमारी का रूट कॉज क्या है एज़ पर आयुर्वेदा। जैसे डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है, पित्त इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, इंडाइजेशन से रिलेटेड सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसे आप पता करके उसको फुट मसाज तो सजेस्ट कर सकते हो, वात पित्त कफ के देख के कर लोगे, किसी को भी सजेस्ट कर दोगे, ठीक है। कफ में आपको कोकोनट ऑयल से करनी है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। अब आ गया किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे वात की बतानी है, पित्त की बतानी है, कफ की बतानी है। बेस्ट है प्योर देसी गाय का घी, प्योर मतलब नकली या भैंस का नहीं होना चाहिए, और जितना महंगा लोगे उतना अच्छा, क्योंकि ये जो फुट मसाज कर रहे हो, ये जो मसाज है आपके ऑर्गन्स में जा रही है, पता है ये बात आपको। तो अपने ऊपर कंजूसी मत करना, तो महंगे से महंगा असली देसी गाय का घी खरीदना, उससे डेली मसाज करोगे तो एकमात्र सॉल्यूशन है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देता है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको कौन सा तेल पकड़ना है, तो आप देसी गाय का घी लो और उससे डेली मसाज करो दोनों फुट में, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। बस जब बुखार होता है ना, उस वक्त मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है, मालिश से बॉडी फुट मसाज से और गर्म हो सकती है। तो फीवर जब भी किसी को चढ़ रहा हो, तो ना तो सर में तेल लगाना चाहिए, ना बॉडी में तेल लगाना चाहिए, ना पैरों में तेल लगाना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अनम्यूट करके बताओ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम अगर क्लियर Yes, है, ma'am. सपोज वात और तलवों में पित्त, करनी है या मतलब पूरे पैर पे, या यस मैम, तलवों में करनी है? मैडम पाँव के तलवे पे होगी ना मसाज? तलवे पे करनी है, तलवे पे। मतलब ये है मैम आजकल अवेलेबल। हाँ, कांसे का वो आता है ना कुछ मालिश करने के लिए, उससे भी कर सकते हो, पर आपको तलवे पे करनी है, पैर के फीट फुट पे, तलवे पे। 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि सबके कानों में चली जाए आवाज़। फुट मसाज करनी है, फुट मसाज, यस। तलवे मीन्स फुट। अब क्या दिखाऊं कैमरे में आपको? फुट नहीं समझ में आ रहा, तलवा समझ लो, तलवा समझ नहीं आ रहा, गूगल कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, वरना इसी में उलझ जाएंगे फिर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा रही हूँ, बस लिखते चले जाओ बिना सोचे समझे। अब मैं आपको बता रही हूँ हर प्लेनेट की प्रॉब्लम और उसकी रेमेडी साथ के साथ, ताकि आप एंड ऑफ द सेशन डॉक्टर बन जाओ, सॉल्यूशन देने वाले। तो सबसे पहले प्लेनेट हमारा आएगा सन। तो सन से रिलेटेड बीमारियाँ कौन सी, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है।
तो अपनी स्पीड को भी एक्सप्रेस बना देना। तो सन की जो बीमारियां होती हैं वो बोन्स से रिलेटेड होती हैं, हड्डियों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड होती हैं। हार्ट, आपकी जो राइट आई होती है, राइट आई से रिलेटेड परेशानियां सन की होती हैं। हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, माइग्रेन, गंजापन, बाल्डनेस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सारी प्रॉब्लम किसकी होती है? सन की होती हैं। ऑक्सीजन लेवल में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो कोरोना में हुई थी, याद है? ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होना, ये भी सन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन हमारे सर्वाइवल का कारक है, हमारे प्राण के कारक है सूर्यदेव। तो ऑक्सीजन में फ्लक्चुएशन सूर्य की वजह से होगी। अब जी बात आ गई कि ये तो समझ में आ गया कि सूर्य की ये परेशानियां होती हैं। तो जब भी आपको सूर्य से रिलेटेड परेशानियां परेशान कर रही हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस प्लैनेट से रिलेटेड जो फूड आइटम्स हैं वो आपको खानी छोड़ देनी है उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड में वो अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आया हुआ है। तो सन की जो खाने की चीज़ें होती हैं, आपको पता है हमारे सबसे ज़्यादा कैसे बीमारियां एक्टिवेट होती हैं? जब कोई बीमारी आने वाली होती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स खुद बदल जाती हैं और हम अपनी बॉडी के अगेंस्ट में खाना खाना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। हमारे जो फूड आइटम है हमारी बॉडी के 9 प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं वो। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं उनके प्लैनेट्स बैलेंस रहते हैं, क्योंकि उनकी डाइट बैलेंस रहती है। समझ रहे हो? संत महात्मा जो होते हैं रोटी वोटी कुछ नहीं खाते, ना चावल खाते, दाल का पानी सूप की तरह पी के बस खुश रहते हैं, वो नमक भी त्याग देते हैं। पर हम तो सब चटोरे हैं, तो 9 प्लैनेट्स को पूरा ग्रहण कर रहे हैं रात और दिन। और जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि ऐसी खिसक जाती है कि जो प्लैनेट खराब होता है उसी के आइटम बढ़ा देते हैं अपने इनटेक में। तो आपको क्या करना है, जब आपको पता लग जाए कि मुझे इस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस आप देखो कि मेरी कौन सी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो जो प्लैनेट परेशान कर रहा है उससे रिलेटेड सबसे पहले क्या करना है, उससे रिलेटेड फूड आइटम को छोड़ देना है, खाना खाना ही छोड़ देना है, क्योंकि हम उसका एक्टिवेशन बंद कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो सन की बीमारी आएंगी तो सन के लिए क्या है, गेहूं खाना छोड़ दो, गेहूं का आटा छोड़ दो, गुड़ खाना छोड़ दो, और जितने भी ये ऑरेंज येलोइश कलर के फ्रूट्स होते हैं वो छोड़ दो। दलिया भी जो होता है वो भी वीट का ही होता है, तो वो भी सन का ही आइटम है। मैंने छोड़ा हुआ है सब, क्योंकि मेरी अभी प्रत्यंतर दशा चल रही है इसकी, सन की। इसलिए मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, जो बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे हो ना कहाँ जा रहा है आपका वेट। पर मैं मस्त चल रही हूँ गेहूँ छोड़ने के बाद से फिलहाल, ठीक है। मतलब साथ के साथ अपने भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। सॉल्ट भी सन को डिनोट करता है, तो सॉल्ट भी कम इनटेक करना है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी फीका खाना खाओ, पर जो लोग ऊपर से डाल के खाते हैं नमक को, उसको बैन कर दो बिल्कुल, क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। अब आपको क्या करना है, हर प्लैनेट का जो खाना है वो खाना खाना छोड़ देना है और उस आइटम को डोनेट करना शुरू कर दो। जैसे सन की प्रॉब्लम आई किसी को, तो सन से रिलेटेड खाना खाना बंद कर दिया आपने, और गेहूं गुड़ ये सब क्या करना है, संडे के संडे डोनेट करना स्टार्ट कर दो। और कंजूस मत बन जाना, 250 ग्राम डोनेट कर रहे हो, जितना खुद खाते हो एक हफ्ते में उसके हिसाब से डोनेट करना। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डोनेशन करना चाहिए, वो डोनेशन लगता है, पता है आपको। और हम क्या करते हैं, हमारी औकात 100 रुपये की है तो हम 5 रुपये का ही डोनेट करते हैं। तो कंजूसी मत करना, 100 रुपये उसको स्ट्रेच करना अपने डोनेशन को, अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे उसका फ़र्क दिखेगा। तो जिनको सन से जुड़ी हुई परेशानियां चल रही हैं वो संडे टू संडे गेहूँ डोनेट कर दो, आटा डोनेट कर दो, वीट डोनेट कर दो, किसी गरीब को कर दो, मंदिर में कर दो,
जहाँ पे भी बस राहु केतु का डोनेशन मंदिर में नहीं होगा, बाकी सारे डोनेशन मंदिर में हो सकते हैं, गरीबों को हो सकते हैं। मैं आपको इतना तगड़ा फॉर्मूला दे रही हूँ, ये MD/AD के हिसाब से डोनेशन आप ज़िंदगी भर याद रखोगे मुझे मरते दम तक, क्योंकि जब इसके रिजल्ट्स आएंगे ना, आपके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे आपको। क्योंकि लोग क्या है 9 प्लैनेट में उलझ जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कौन सा नक्षत्र लॉर्ड का प्लैनेट पकड़ना है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी कर रहे हैं। तो आप जिस प्लैनेट को ट्रीट कर रहे हो उसके साथ साथ उसके नक्षत्र भी ट्रीट हो रहे हैं। प्लैनेट बेस पे रेमेडी नहीं करनी है हमें, नक्षत्र लेवल पे जाके रेमेडी करनी है। आ रहा है ना समझ में मेरा पॉइंट सबको? ठीक है। फिर अब आएगी धमाकेदार रेमेडी। एक रेमेडी तो ये हो गई आपकी कि आप उस प्लैनेट से रिलेटेड आइटम को इनटेक बंद कर दो और उसका डोनेशन। अब कई लोग क्या करते हैं बेचारे, संडे को गेहूं दान कर रहे हैं और खुद भी रोटी खा रहे हैं दबा के। तो डोनेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए मैं वो दान कर रही हूँ, और यहाँ पे आप खाए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, न्यूट्रल हो गया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी जीवन में। जैसे मैंगो हो गए, ऑरेंजिश येलोइश फ्रूट में, तो मैंगो भी नहीं खाना। अब कभी हफ्ते में एक बार खाने का मन कर रहा है तो खा लो, पर रेगुलर डेली जो लोग खाते हैं भर भर के, वो बंद कर देना। ऐसे अगर आप गेहूं की रोटी नहीं छोड़ पा रहे मान लो, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन खा लो, बाकी दिन छोड़ दो। रेगुलर कंजम्पशन छोड़ दो उस आइटम का। कितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड वो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उस प्लैनेट की। ठीक है। अब आया जो मोस्ट एक्सक्लूसिव प्रीमियम रेमेडीज हैं, अब उसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब आपको क्या करना है, सन की प्रॉब्लम के लिए ये है बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली रेमेडी हेल्थ के केस में। अब इसमें आपको क्या करना है, एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, क्योंकि सन का जो कलर है वो भगवा कलर है, ऑरेंजिश। ठीक है। एक छोटा सा ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से व्हीट रखने हैं, 1 चम्मच गेहूं के दाने। एक कपड़े में छोटे से पोटली में 1 चम्मच गेहूं के दाने रख लो, और स्टील की छन्नी होती है ना, चाय छन्नी वाली, उसमें उस पोटली को रख के अपने गैस के चूल्हे पे पूरा जला लो। इतना जला लो कि पूरा सब कुछ काला पड़ जाए, कुछ दिखे ही ना, कंप्लीटली बर्न हो जाए वो। फिर उसके बाद उसको फ्लश आउट कर दो अपने किचन के उसमें, सिंक में, या घर की कोई नाली है उसमें भी फ्लश आउट कर सकते हो। और ये जितनी भी रेमेडीज़ इस टाइप की मैं आपको प्रीमियम वाली बता रही हूँ, ये सारी 16 दिन होनी है, 16 डेज डेली। मतलब आज स्टार्ट करा तो आज से 16 डेज, बीच में एक भी दिन छूटा तो फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। और किस दिन से स्टार्ट करनी है, जिस प्लैनेट की रेमेडी है उसके उसी दिन से। तो सन की रेमेडी है तो संडे से स्टार्ट करोगे। और इस टाइप की जो रेमेडीज़ होती है ना, कृष्ण पक्ष में कर स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बीमारियों को निकाल रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष क्या है, लेट गो करने का, रिलीज करने का। हाँ, ये सारी रेमेडीज़ NL के बेसिस पे करनी है। तो सन की रेमेडी मैंने क्या बताई, एक ऑरेंजिश कलर का कपड़ा लो, कॉटन का कपड़ा लेना, कॉटन का, उसमें 1 चम्मच गेहूं के दाने डालो, फिर उसको छन्नी में रख लो, छन्नी में गैस पे रख के पूरा जला लो, 10 मिनट 15 मिनट कम से कम लगेंगे। और उसको जलाने के बाद वो जो रेसिड्यू बच जाएगा उसको चाहे तो किचन के सिंक में या घर के बाहर कोई ड्रेनेज सिस्टम है तो वहाँ पे ड्रेन कर दो। टॉयलेट में नहीं करना, कहीं पे भी कर सकते हो। राहु केतु की जो रेमेडीज़ का रेसिड्यू बचेगा वो टॉयलेट के उसमें होगा। बाकी प्लैनेट्स का आप किचन में भी फ्लश आउट कर सकते हो, नल टैप चला के, या बाथरूम में भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। पर 16 डेज तक कोशिश करो, अगर एक ही टाइम पे कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कुछ नहीं है नहा के करनी है, बिना नहाए करनी है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये रेमेडीज़ जो भी लोग परेशान आएंगे आपके पास हेल्थ रिलेटेड, आप उनको एज इट इज़ दे देना, ठीक है। अपने पास तक मत रखना। मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आप भी जो मेडिकली बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, हेल्थ, उनको आप बांटो दबा के, जितना शेयर कर सकते हो उनको हेल्प करो। फिर हम पहुँचते हैं मून पे। अब मून की बीमारियां क्या होती हैं? कोल्ड, कफ, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, नींद, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, लो ब्लड प्रेशर, साइनस की परेशानी, और अभी किसी ने लंग्स का बताया था, लंग्स में भी मून का रोल होता है। तो अब पहला क्या बताया था मैंने आपको? जो प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है उससे रिलेटेड फूड को अवॉइड कर दो। तो मिल्क को अवॉइड करना है, दूध और दूध से बनी आइटम नहीं पीनी, फीवर में सन और मार्स दोनों का रोल होता है। आंचल, तो मिल्क अवॉइड करना है, मिल्क के प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं मून की प्रॉब्लम्स में। और अब आपको समझ में आ गया कि मिल्क को डोनेट करना है मंडे टू मंडे, दूध की थैली शिव जी के टेम्पल में डोनेट कर दो, पीना नहीं है और ऊपर से डोनेट करना है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी एक्सक्लूसिव रेमेडी है वो क्या है? वाइट कपड़े में, वाइट कपड़ा लो कॉटन का, उसमें 1 चम्मच चावल डालो, उसको पूरा जला लो, बर्न कर लो अच्छे से। उसके बाद एक कांच के गिलास में कच्चा दूध लो, फिर वो जो आपने जलाया है ना चावल और सफ़ेद कपड़े का मिक्सचर, वो कच्चे दूध में डाल दो, और उसके बाद उसको मिक्स करके सिंक में फ्लश आउट कर दो। दोबारा बोलूँ, मून के लिए आपको वाइट कलर का कॉटन का क्लॉथ लेना है, छोटा सा पोटली। अब आपको बार बार छोटा बड़ा नहीं बताऊंगी, 1 चम्मच चावल के जितना कपड़ा आपको लेना है, और उसको जला लेना है छन्नी में रख के। फिर उसके बाद कच्चा दूध लेना है 1 गिलास में, उसको में मिक्स करना है। फिर उसको मिक्स करने के बाद आपकी जो भी परेशानी है वो इंटेंशन रख के उसको फ्लश आउट कर दो। क्लियर है यहाँ तक? बस येस और नो में जवाब दीजिएगा प्लीज़। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर मैम, क्लियर। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं ना ये रेमेडीज? एनी टाइम, पर कोशिश करो कि 16 दिन तक एक ही टाइम रहे। सारी रेमेडीज 16 दिन करनी है। अब आपको लग रहा है अरे मुझे तो ये भी है, मुझे तो ये भी है, क्योंकि हमारे पास तो लिस्ट है बीमारियों की। तो क्या सारे प्लैनेट्स एक साथ सेट कर लोगे आप? बिल्कुल कतई नहीं। 16 दिन में से पहले एक ही बार एक ही प्लैनेट को पकड़ो, फिर ब्रेक लो 10 दिन का, फिर दूसरा प्लैनेट, फिर ब्रेक लो, फिर तीसरा। लालची मत बनना एकदम से। लालची का मतलब है कि ग्रह ज़्यादा ना इधर उधर हो जाए आपके, तो आप एक बार में एक ही ग्रह को पकड़ना। जो बीमारी आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है पहले उससे रिलेटेड ग्रह को पकड़ लेना, ठीक है। पहले आप मेरी सारी बातें सुन लो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ममता जी। यहाँ तक आ गए ना हम। फिर क्या आया? मार्स। मून के बाद आया मार्स। तो मार्स कैसी बीमारियाँ देता है? हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी में जिन लोगों के कहीं पे भी दर्द उठ पड़ता है ना, कभी भी ऐसा लगता है पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी पैर में हो रहा है। अगर दर्द कहीं पे भी आ गया ना, दर्द का नाम, तो दर्द इज इक्वल टू मंगल। फिजिकल बॉडी में कहीं पे भी दर्द आ गया किसी भी वजह से, दैट इज मंगल। और ये आपके सर्जरी, एक्सीडेंट, ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, मसल्स की बीमारी, जॉइंट्स की बीमारी, आपके बॉडी के टिश्यूज़ की प्रॉब्लम,
ये सब मंगल है। इस वाली रेमेडी से मैंने काफ़ी लोगों की सर्जरी तक रुकवाई है, जो आपको बता रही हूँ अभी। आप सोचोगे, बिलीव नहीं करोगे, लोग 11, आप में से कितने लोगों ने पे कर रखे होंगे 11,000 रुपये मुझे कंसल्टेशंस के लिए। ये सब चीज़ें मैं वहाँ बताती हूँ, तो आप इसकी कदर समझना जब तक आपके पास हैं ये चीज़ें। तो मंगल के फूड प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, जितनी भी लाल चीज़ें होती हैं खाने की। अब जैसे लाल मसूर दाल हो गई, मंगल की है लाल मसूर दाल। अनार, एप्पल, मिर्च हो गई, मिर्च मसाले जितने भी होते हैं, और आपका शहद भी मंगल से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें जब मंगल से जुड़ी हुई परेशानियां चल रही हैं तो आपको छोड़नी है और उनका डोनेशन करना है ट्यूसडे को। अब आपको क्या करना है, इसमें एक कपड़े में 3 लाल मिर्च जलाना, डंडी वाली लाल मिर्च, सूखी, जो ड्राई रेड चिली होती है जिससे नज़र उतारते हैं, और उसमें जो डंडी होती है ना वो होनी चाहिए। 3 लाल मिर्च लेनी है, वो जलानी है। अब इसको देखो, चाहे आप अपने छन्नी में जलाओ या घर के बाहर जलाओ कपूर में, क्योंकि इसमें से धुआं वो उड़ता है ना कुछ, तो धांस उड़ती है ना, तो उसको आप देख लेना कैसे जलाओगे। फिर जो उसका रेसिड्यू बचेगा उसको कहीं पे भी फ्लश आउट कर दो, एक्सेप्ट टॉयलेट। इस रेमेडी से जिसकी सर्जरी रुकनी होती है, सर्जरी रुक जाती है सिर्फ इतनी सी रेमेडीज से, 16 दिन तक करने से। ठीक है, आपको नहीं पता मैं क्या खजाना दे रही हूँ आपको। मेरा दिल बसता है इन रेमेडीज़ में। मैंने सोचा था ये ऐसी रेमेडीज़ हैं, इसे तो मैं मुंह मांग के पैसे फीस लूँगी अपनी कोर्स में, पर जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना, अपना सब रखा रह जाता है प्लान। अभी देने में भी सोच रही हूँ मैं कि मैं क्या फ्री में बांट रही हूँ, पर कोई बात नहीं, आप में से कितनों की हेल्प हो जाएगी, उसकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। फिर आ गया जुपिटर। अभी किसी को बताया था ना मैंने, जुपिटर की रेमेडी कर लेना। हाँ, तो जुपिटर क्या बीमारी देता है, सिर्फ अगर जुपिटर है तो ओबेसिटी, मोटापा, लीवर की बीमारियाँ, जॉइंटिस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी फंक्शन बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है, चर्बी बढ़ रही है, आपके हार्ट पे चर्बी चढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है, वो बीमारी फैटी लीवर हो रहा है। तो ये तो सिर्फ जुपिटर करता है। पर अगर जुपिटर के साथ राहु जुड़ गया तो कैंसर दे देगा, ट्यूमर दे देगा। तो जुपिटर के फूड्स कौन कौन से हैं, हल्दी, बेसन, जितने भी ये येलो टाइप के चीज़ें हैं, हल्दी, बेसन, येलो दाल हो गई आपकी जितनी भी होती हैं, चना दाल, अरहर दाल, और फिर फ्रूट्स में क्या हो गया, केला हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल त्यागनी है। अब ऐसा नहीं है कि सब्जियों में हल्दी डालना बंद कर दो, सब्जियों में खा सकते हो। मेजर इनटेक बंद, जैसे बनाना नहीं खाना, चने की दाल नहीं खानी, अरहर की दाल नहीं खानी, ऐसी चीज़ें आप देख लो, जो भी येलो आइटम्स हैं वो आपको छोड़नी है और उनका डोनेशन करना है। जैसे सीताफल होता है ना, पम्पकिन येलो कलर का, वो डोनेट कर दो। अरे सीताफल पम्पकिन बोलते हैं ना, काशी फल अलग अलग नाम है ना उसके, पम्पकिन लिख लो। जो येलो कलर वाला होता है, भंडारे में सब्जी मिलती है उसकी। कई लोग ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे मैंने क्या बता दिया, कॉमन सी सब्जी है इंडिया में। तो फिर इसकी रेमेडी अब क्या होगी, आपको येलो कपड़े में 1 चम्मच चने की दाल लेनी है, उसको जलाना है और फिर उसको फ्लश आउट कर देना है। सारी रेमेडीज 16 डेज होंगी। स्टार्ट कब से होंगी, उस प्लैनेट का जो देना उसी दिन से स्टार्ट होंगी। क्लियर है? कद्दू, अच्छा पम्पकिन को कद्दू भी बोलते हैं, हाँ जी। पेठा, हाँ मतलब आप समझ गए ना, बस काफ़ी है। बस येलो कलर का होना चाहिए, हरे कलर वाला मत ले लेना। एक हरे कलर थोड़ा आता है कच्चा वाला, वो नहीं, जो पका हुआ होता है ना येलो, जैसे पपीता भी इसमें ही आ जाएगा,
वो भी नहीं खाना। जुपिटर में जितने भी येलो कलर की फूड आइटम्स हैं वो पूरी छोड़नी है उस पीरियड के लिए, और उसका डोनेशन करते रहो, ठीक। कितनी बेचैनी है कुछ लोगों को, मैम आपने मरकरी को स्किप कर दिया, मैं भाग गई क्या यहाँ से? मैं अभी प्रेजेंट हूँ। किस दिन जलाना है आप खुद देखो, किस दिन जलाओगे। बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। देखो अगर आप, मैं आपको इतनी क्या बताऊँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ, और आपका ध्यान अगर मेरी बातों पे नहीं है तो इसको तो मैं रिपीट नहीं करूँगी फॉर श्योर। मत लिखो, मत लिखो, सबको पता है किस दिन करनी है। मैं चैट बंद कर रही हूँ कुछ देर के लिए। उस कपड़े के उस प्लेनेट के कपड़े भी नहीं पहने। देखो उस प्लेनेट के कपड़े ऐसा तो है, हफ्ते में अगर एक आध बार पहन रहे हो पहन सकते हो। अगर आप रोज़, आपका है कि फेवरेट कलेक्शन ही है आपका कि भैया मेरा पूरे दिन का डेली का वही कलेक्शन चल रहा है मेनली, तो उसको अवॉइड करना है। ये समझ में आ गया प्रॉब्लम कॉजिंग प्लेनेट कौन सा है, तो उसकी सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। बस सिंपल से इतना समझ लो। जैसे शुक्र है तो शुक्र का खाने का तो चलो बता ही दूंगी, पर जो परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं, वो भी शुक्र की होती हैं, तो आपको वो भी अवॉइड करनी है। तो ऐसे कॉमन सेंस यूज़ करनी है अपनी, ठीक है। फिर हाँ शुक्र आ गया, फिर नेक्स्ट शुक्र ही लिख लो। तो शुक्र कैसी प्रॉब्लम देता है? डायबिटीज़, पीसीओडी, किडनी, स्किन रिलेटेड, ओवरीज, जेनाइटल एरियाज, जितने भी मेंस एंड वुमेन्स के प्राइवेट एरियाज होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन्स सारे वो आ गए जितने भी हैं। किसी ने पूछा था यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, फीमेल्स को कोई इन्फेक्शन होता है, सब इसमें ही आ गए वीनस में। और जब इन्फेक्शन आएगा ना तो उसके साथ राहु भी जोड़ लेना। हर इन्फेक्शन का कारक राहु है। जहाँ पे भी इन्फेक्शन आएगा वहाँ पे राहु जुड़ जाएगा। जैसे अब फीमेल्स को इन्फेक्शन है तो प्राइवेट ऑर्गन्स का प्लैनेट कौन सा है? वीनस। इन्फेक्शन का प्लैनेट कौन सा है? राहु। तो वीनस प्लस राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? थ्रोट इश्यूज, गले से रिलेटेड इश्यूज भी वीनस की वजह से होते हैं। तो अब इस वीनस का फूड क्या होता है? कर्ड, स्वीट्स, मीठे आइटम, वाइट कलर की जो मिठाइयाँ होती हैं जितनी भी, और दही। तो ये आपको छोड़ना है और ये डोनेट करना है। और परफ्यूम्स का यूज़ ना के बराबर करना है, ना करो तो बहुत अच्छा। अब इसमें क्या लिखना है? एक ना वीनस की होता है सोगम सीड्स, सफ़ेद कलर की सीड्स आती हैं। मुझसे मत पूछना क्या होता है, गूगल पे ट्राई कर लेना। सोगम सीड्स, SOGAM, सोगम सीड्स। आपको क्या करना है? एक वाइट कलर का सिल्क का कपड़ा लेना है, वाइट कलर का सिल्क का कपड़ा लेना है, उसमें 1 चम्मच सोगम सीड्स लेनी है, उसको जलाना है और उसको वैसे ही फ्लश आउट कर देना। अरे इसमें वो दही में मिक्स करके फ्लश करना है। आपने वाइट सिल्क का कपड़ा लिया, उसमें सोगम सीड्स डाली, उसको जला लिया कम्प्लीटली, फिर उसको दही में मिलाया और उसके बाद उसको फ्लश आउट कर दिया। आई समझ में बात? नहीं आई? आई तो आपका भाग्य, और नहीं आई तो भी आपका भाग्य। ठीक है। चेरी भी ले सकते हैं। चेरी कहाँ से आ गई इसमें? अपने मन से कुछ मत ले लेना, जो मैं बोल रही हूँ वही लेना। ठीक है, वीनस तक हो गया हमारा। फिर हुआ सैटर्न। अच्छा एक चीज़, आप में से जितने भी लोग केपी वेल्थ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकॉर्डिंग कम्प्लीटली मिल जाएगी विद रेमेडीज़। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट हाफ की मिलेगी, ये वाली रेमेडीज़ की नहीं मिलेगी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ। और ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर सीखने के लिए, इसलिए। फिर आया शनि, सैटर्न।
तो सैटर्न होता है दांतों का कारक, टीथ का और जॉइंट्स का, कान से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन और जो खर्राटे मारते हैं ना लोग, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्नोरिंग खर्राटे, वो भी सैटर्न की होती है। फिर अर्थराइटिस, और उसके बाद हो गया ब्लॉकेज, किसी भी तरीके की ब्लॉकेज। अब आप अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सन प्लस सैटर्न बनेगा, क्योंकि सन हार्ट का प्रॉब्लम देता है, ब्लॉकेज कौन देता है? शनि देता है, तो सन प्लस सैटर्न की रेमेडी होगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? शनि के लिए आपको जितनी भी काली कलर की फूड आइटम्स हैं, जैसे उड़द की दाल हो गई, कोई भी ब्लैक दाल हो गई, अचार, काली मिर्च, इस टाइप की, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, डोनेशन करना है। फिर इसकी दूसरी रेमेडी क्या है? काले कपड़े में 1 चम्मच काली दाल लो उड़द की, उसको जला लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर उसको थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में मिलाओ, फिर उसको फ्लश आउट कर दो। ये टॉयलेट में होगी। शनि की, राहु की, केतु की रेमेडीज टॉयलेट में फ्लश आउट करनी है। कमोड, जिसे कमोड ही बोलते हैं ना, आई गेस। थोड़ा जल्दी लिख लो आप, मेरी ना एक दुबई में मीटिंग है अभी 9:45 पे। मैं टाइम देखना ही भूल गई। राहु की लिख लो। राहु क्या देता है? इन्फेक्शंस देता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एडिक्शन, ट्यूमर, जो भी बीमारियों का कारण इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, वो राहु होता है। तो राहु किस किस आइटम को बताता है? जितना भी नॉनवेज हो गया, टी, कॉफ़ी, जो भी नशे वाली चीज़ें होती हैं, अल्कोहल, ये सब, टी, कॉफ़ी, नॉनवेज, अल्कोहल, ये सब राहु के अंडर में आता है। और जितने भी आपके ये फास्ट फूड के आइटम्स होते हैं, मैगी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रेड, दैट इज़ राहु। आपको इसमें क्या करना है? ब्राउन कपड़े में 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, उसको जलाना है और उसको टॉयलेट में फ्लश करना है। अच्छा, एक चीज़ सुनो ध्यान से। अब आप क्या करना, मैंने आपको जो बताया कि ये प्लैनेट्स हैं, इनका खान पीन ये, अब आपको जो बीमारी है, आप गौर करो कि जब जब मैंने ये चीज़ें खाई हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड, तो वो बीमारियां बढ़ी हैं, परेशानी ज़्यादा बढ़ी है या नहीं? और फिर बताओ, कहाँ बताओगे? केपी एस्ट्रोलॉजी मेडिकल वाला जो ग्रुप है, उसमें उसको ज़िंदा रखना है, डेड नहीं रखना उसको। और बाकी लोगों के चार्ट देखना, उसकी प्रॉब्लम्स तो रिलेट 1000% होंगी। फिर एक दूसरे की मदद उस ग्रुप में ही करना। अपनी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब जिसने भी करा, मैंने अब लास्ट कुछ दिनों में पोर्टल से कितने स्टूडेंट्स डिलीट मारे जिनका मुझे पता लग गया था कि ये किसी ना किसी को कोर्स शेयर कर रहे हैं, या किसी ने कुछ चीटिंग करी है, या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी है। बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं। क्योंकि आप मानो, जब मैं आपको ईमानदारी के साथ सब कुछ दे रही हूँ, तो मैं सेम आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना है, ये दूसरों की हेल्प करने के लिए और अपनी हेल्प करने के पर्पस से ही बना है। तो वही डेकोरम मेंटेन करके रखना उस ग्रुप में। राहु की रेमेडीज़ या तो थर्सडे की शाम को होगी या सैटरडे की शाम को। इस चीज़ में मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ कि अगर किसी ने कोई चीटिंग करी, कुछ भी ऐसी चीज़ करी जो रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो वो चारों तरफ से बैंड बजेगी उसकी फिर। तो प्लीज़, मुझे पता है आप में से 95% लोग बहुत जेन्यून, बहुत, मैं जानती हूँ, पर कुछ होते हैं 2-3-5% लोग जिनको कितना ही समझा लो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता। ठीक है,
तो ये राहु का हो गया, ब्राउन कपड़े में चाय पत्ती जलानी है, फ्लश करना है टॉयलेट में। फिर केतु का आया, केतु की प्रॉब्लम होती है बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड परेशानियाँ, अल्सर्स, जितने भी बॉडी में अल्सर्स हो जाते हैं। और जब भी आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन श्रिंक होने लग जाए, श्रिंक समझते हो क्या बोलते हैं श्रिंक होने को? छोटा होते चले जाए, साइज कम होता चला जाए, श्रिंक। जब भी कोई ऑर्गन होगा तो केतु का उसमें रोल होगा। नर्व, नसों की बीमारियां, नर्व्स, वेन्स, नर्व्स, केतु की प्रॉब्लम। सिकुड़ना, हाँ जी सिकुड़ना, बिल्कुल, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। तो केतु के जो फूड्स होते हैं वो होते हैं जहाँ पे काली सफ़ेद चीज़ें मिक्स हो जाती हैं दोनों। जैसे एक काली सफ़ेद दाल आती है उड़द की, पता ही हो गया आप में से काफ़ी लोगों को। तो केतु क्या होता है, या तो मल्टी कलर को दिखाता है या काले सफ़ेद कलर को दिखाता है। और केतु गार्लिक को भी दिखाता है, तो अवॉइड करनी चाहिए। और केतु उन चीज़ों को भी दिखाता है जो जड़, जैसे जड़ें होती है ना जिन सब्जियों में, जो ज़मीन से जड़ों से निकलती हैं, वो वाली सब्जियां। तो इसकी रेमेडी क्या है? इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। दालचीनी, दालचीनी भी केतु की होती है, वो भी नहीं खानी। अमचूर, खट्टी चीज़ें, वो भी उसकी केतु की होती है। पोटैटो खा सकते हो, पोटैटो में कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो केतु गवर्न चीज़ें हैं वो दालचीनी, काली सफ़ेद दाल, अमचूर, स्पेशली जो अमचूर होता है, इमली, अमचूर, ये सब होती है केतु के आइटम्स। तो आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना है? दालचीनी प्लस अमचूर प्लस एक कुल्थन की दाल आती है, कुल्थन की दाल, लिख लो, मुझसे मत पूछना प्लीज़, नाम लिख लो, गूगल कर लेना। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करना है आपको ग्रे कलर के कपड़े में, और उसको जलाना है और टॉयलेट में फ्लश आउट कर देना है। केतु का दिन होता है ट्यूसडे शाम को। कई लोग सैटरडे भी मानते हैं, पर मैं मोस्टली ट्यूसडे की शाम को ही बताती हूँ सबको। फिर बचा मरकरी। मैम सिलेबस क्या है वेल्थ एंड करियर? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ से सिलेबस पढ़ लेना। और उसकी फ़र्स्ट क्लास कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ट्यूसडे इवनिंग केतु, यस। मरकरी पे थे। मरकरी देता है ब्रीदिंग की बीमारियाँ, सांस अटक गई, सांस रुक गई, अस्थमा, तो ब्रीदिंग से रिलेटेड बीमारियाँ। और जितनी भी वहम की बीमारी होती हैं, वहम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, पर बीमारी समझ में नहीं आ रही, बस दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा है। मेमोरी लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, थायराइड, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो, अस्थमा, पैरालिसिस, ओसीडी, एपिलेप्सी, बेहोश हो जाना, ऑटिज़म, सोराइसिस, स्किन रिलेटेड भी जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं ना, एक्जिमा, सोराइसिस, वो इसमें आती हैं मरकरी में। मरकरी के लिए फूड, जितने भी ग्रीन कलर की दाल होती हैं, ग्रीन कलर की सब्जियां होती हैं, वो मरकरी वालों के लिए जहर होती हैं। मतलब जब उसका मरकरी का पीरियड चल रहा है उस वक्त बड़े लोग, हर इंसान खीरे सोचता है खीरा बनाएगा हीरा ये सच है, पर जिसका मरकरी की प्रत्यंतर दशा चल रही है और जिसे मरकरी की बीमारियां, उसके लिए तो खीरा ही जहर बन जाएगा उस इंसान के लिए।
पालक, खीरा, मूंग की दाल, ये सब खानी नहीं है, डोनेट करनी है वेडनेसडे टू वेडनेसडे। तो अब इसके लिए क्या होगा कि आप जो साबुत मूंग की दाल होती है, हरे कपड़े में 1 चम्मच लो, उसको जलाओ, फिर फ्लश कर दो। मैं भी ग्रुप ओपन करूँगी, आपको जो भी कहना हो, जो भी शेयर करना हो आज की क्लास का या वटेवर, आप उसमें शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, फिर मेरे पास दूसरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसको मिस नहीं कर सकती मैं। तो आपको आज का सेशन कितना बेनिफिशियल लगा, कितना काम का लगा, कितना समझ में आया, आप उस ग्रुप में शेयर करना। और कल से हम अभी एक क्लास और करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, दो दिन बाद करेंगे, पर कल से वेल्थ और करियर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जितने भी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, मुझे बता दो कुछ अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया? रिपीट कर देंगे प्लीज। रह गया थोड़ा सा, प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं कुछ और भी बोलना है। अभी 1-2 क्लासेस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की और करेंगे, जिसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, एक क्लास और होगी जिसमें मैं आपको कुछ बीमारियों के कॉम्बिनेशंस लिखवाऊंगी। ये तो सिंगल प्लैनेट्स वाली बीमारियाँ हो गई। कुछ बीमारी होती है जिसमें 2-3 प्लैनेट के रोल होते हैं, तो वो लिस्ट लिखवाऊंगी जितनी पॉसिबल होगी। फिर एक सेशन करेंगे जिसमें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनको कुछ हार चुके हैं दुनियादारी से, इन्हीं रेमेडीज़ में उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना है, तो हम उनको सजेस्ट कर देंगे। एक सेवा हो जाएगी वो हम सबकी तरफ से। तो उसमें हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे, 10, 15, 20 लोगों के चार्ट लेके उनकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से हम उन्हें सजेस्ट कर देंगे आप इस प्लैनेट की रेमेडी करवा दो 16 डेज वाली। और ये काम ना ग्रुप में भी करते रहना। अब आप ना ये मत सोचो कि पहले मेरी कुंडली में ये, अपनी कुंडली साइड में रख दो। आप अभी फ़िलहाल जो लोग परेशान हैं ना बीमारियों से, जिनको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप उनका 6 CSL की स्क्रिप्ट को चाहे डालो तो डाल दो, MD भी छोड़ दो, AD प्लैनेट लिख दो कौन सा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड लिख दो, और जिसको भी जो हेल्प चाहिए वो ग्रुप में करते रहो आप लोग। और जहाँ पे आप अटक जाओगे वहाँ मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी, पर इसको कंटिन्यू रखना। जिन भी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको सोल्यूशंस देते रहना। बस सिंपल सा रूल है, जो प्लैनेट है उसका कलर लेना है, उसके फूड आइटम्स लेने हैं, उसको डोनेट करना है, उसको खाना नहीं है, और उसको जो जलाने वाली रेमेडी है वो 16 दिन के लिए करनी है। जिस प्लैनेट की प्रॉब्लम है उस दिन से स्टार्ट करना है 16 दिन तक। अब मान लो कैंसर है तो 16 दिन में तो जितना रिलीफ मिलेगा मिल जाएगा, फिर उसको 10 दिन के लिए ब्रेक दे दो रेमेडी को, फिर दोबारा 16 दिन के लिए अगले महीने से स्टार्ट कर दो, फिर तीसरे महीने फिर अलग से स्टार्ट कर दो। क्यों, ये SOS है, जैसे डॉक्टर लिखता है ना, जब बीमारी जितनी है उसके हिसाब से कर लो। तो जितनी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी टाइम तक रेमेडी कर लो। आगे समझ में? हाँ जी, क्लियर है सबको? अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप ग्रुप में पूछ लेना। हाँ जी, सॉरी एक कॉल आ गई थी। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, पर पूछो तो आराम से पूछना, थोड़ा ऐसा लगता है बस। मैम थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। जी मैम आगे तो बोलो, मैम के आगे तो बोलो। थैंक यू सो मच। अगर डायबिटिक पेशेंट कोई भी होता है तो उसके अंदर वात का दोष होगा, और उसके लिए हमने मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, पेशेंट की बात समझ में नहीं आई, क्या मेरा बोल? क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन है मैम, मेरे ना रिलेशन में है एक, मतलब मेरी भतीजी है, उनके हस्बैंड को ना बार बार कैंसर हो रहा है। मतलब अभी पिछले साल कैंसर हुआ, कम से कम 60-70 लाख रुपए लग गए, और अब फिर दोबारा हो गया, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको ना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता अपनी, तो फिर उसका कैसे? और अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उनके ना शरीर में गांठें बन जाती हैं, और वो बहुत बार ऑपरेशन करवा चुके, और अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कह रहे हर महीने 4 लाख रुपए की गोली है, वो खानी पड़ेगी पूरी लाइफ टाइम, नहीं तो और कोई इलाज नहीं है। अरे बाप रे।
और मैम उनके ना जेवर तक बिक चुके हैं, मतलब आप मेरी सगी भतीजी है, मतलब उनकी ज्वेलरी तक बिक गई है इलाज में। अब आपको क्या लग रहा है, मैं ये जो सब करा रही हूँ फ्री में, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके एस्ट्रोलॉजर्स ना लाखों रुपए में तो पढ़ाते हैं इसको। मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे पता है कि क्या पेन होता है, यही सब पेन मेरे पे रोज आते हैं। तो मैम इतने उनको लोगों मैं के दर्द क्या देख देख के ही सिखा रही हूँ कि मैं सब जगह नहीं पहुंच सकती, पर जो मैं करती हूँ आप कम से कम वही पहुंचा दो, आप जहाँ तक पहुंच सकते हो, समझ रहे मैम हो? मैम आपके मैं नाम अब से उनको दे मतलब देंगे क्या मैम आगे। बताऊं कि उनका नहीं डेट नहीं, ऑफ बर्थ भी नहीं पता। मैम उनको क्या बताऊं मैं मैं उनको बता रही हूँ, कि मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। अब मैंने आपको जो प्लैनेट्स के हिसाब से चीज़ें लिखवाई हैं, अब आपको ये पता लग गया हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन सा प्लैनेट है बताओ? हड्डियों के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? सन सैटर्न गुरु जी सन प्लस राहु सन होगा एंड इसमें। केतु, सन एंड केतु। सन एंड राहु। अरे भैया, हड्डियों के लिए मैंने सन लिखवाया है, कहाँ से घुसाए जा रहे हो केतु वेतु को अपने आप? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मैंने बोन्स किस में लिखवाया है? सन में लिखवाया। कोई सैटर्न बोल रहा है, कोई केतु बोल रहा है, कोई सारे मिला दो आप एक साथ। भाई ऐसे मत करो, जो मैंने बोला है उसको सुन के लिखो और उसको पकड़ो फिर प्लैनेट को। कैंसर, इन्होंने बोला कैंसर हो रहा है बार बार, तो जुपिटर प्लस राहु को पकड़ लो। तो जो अभी रेमेडी बताई हैं जलाने वाली, उसको बताओ उस लेडी उनकी वाइफ को कि जो जुपिटर का सामान लेना है येलो वाला जलाने के लिए, और राहु का चाय पत्ती लेना है। तो 16 दिन तक करे, फिर ब्रेक ले, फिर 16 दिन तक करे, फिर ब्रेक ले, 16-16 दिन तक करती रहे, और अपने हस्बैंड के हाथ लगवा दे। हाथ लगवाने के बाद जला दे। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी मैम। हाँ, समझ में आया? हाँ जी। तो थर्सडे से शुरू करवाओ। 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उसमें चाय की पत्ती, उसको जलाओ, और उसको राहु आ गया ना इसमें, तो इसको टॉयलेट में फ्लश करा दो। मैम चने की दाल और चाय पत्ती दोनों एक साथ लेनी है? हाँ, कैंसर फिर का ये कौन से ट्रीटमेंट कलर करेंगे के तो कैंसर में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जुपिटर प्लस राहु। तो मैम ये फिर कौन से कलर के कपड़े में लें? जब हम 2-3 प्लैनेट्स की एक साथ रेमेडी करेंगे, उसमें कपड़ा नहीं लेंगे। अच्छा, बस खाली चने की बस दाल और चाय पत्ती ले चाय की ऐसे छन्नी ही में जला लो, दो? दोनों को जलाओ और उसको फ्लश आउट कर दो। मैम टॉयलेट में कर दे? हाँ जी, राहु की जब भी रेमेडीज आएंगी उसको टॉयलेट में ही करना है। जहाँ पे भी राहु जुड़ जाएगा टॉयलेट में ही फ्लश करना है। ठीक है मैम, मैं लगातार 16 डेज। मैम वो इतनी परेशान, मैं आपको बता, मैंने ना आपको मैसेज भी किया था कि मैम मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पे कितने मैसेज आते हैं, मैं कितने तो रिप्लाई कर देती हूँ, और उसके बाद तो मेरी भी हाथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोच लिया कि मैं सिखा ही दूंगी, सिखा मैम के ज्यादा ये फायदा है। मंथ ना मैम मेरी फैमिली में ना 2 डेथ हो गई, और तीसरी ये कैंसर की खबर आ गई। भैया को मेरे कल हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मैम ये मंथ मेरा इतना, मैं जैसे क्लास ले रही हूँ ना वो मुझे ही मालूम है। हाँ, आप और सही अभी कह भी रहे ना हो। मैम कल 13वीं है हमारे घर में, लेकिन मैं अभी भी ना क्लास लेने बैठी हुई हूँ। आपके डेडिकेशन को सल्यूट है, और आप चिंता मत करिए, ये रेमेडीज़ बताओ, उनको इम्प्रूवमेंट मिलता रहेगा। और आप ना उनसे राहु की एक रेमेडी और होती है, जैसे 9 मछलियाँ लो ना, मूंछों वाली मछलियाँ होती हैं, काली मछलियाँ आती हैं, मूंछ होती हैं उनके, मैम हाँ जी। ठीक है, सस्ती आती हैं। तो 9 मछली थर्सडे के दिन लो, और किसी बहते हुए पानी में जहाँ पे वो जिंदा रहें वहाँ पे वो करवा दो, खुला छुड़वा दो उनको। जैसे पहले पैसे दे के मछलियाँ खरीदो, फिर किसी साफ हाँ खुले जी। पानी पे जहाँ पे मछलियाँ तैर पाएँ, उनका हाथ लगवा के उनको फ्री कर दो, मुक्त कर दो मछलियों को। तो मैम किस दिन? थर्सडे। ठीक है मैम। तो ये उन्हें उनसे रेगुलरली कराओ। ठीक है मैम। मैम डेली मतलब थर्सडे कराओ, जब तक प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तब तक। मैम डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया, अब तो क्या ही करें, इतना महंगा इलाज कहाँ से कराएं बताओ। अरे ये कराओ ना, ये तो सस्ता है ना हाँ डॉक्टरों को। मैम ये तो मैं कराऊंगी उसको। हाँ, ये बिल्कुल। कराओ। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, भगवान भला करे आपका भी और उनका भी। कैटफिश, हाँ हाँ, कैटफिश बोलते हैं उसको, जो ब्लैक वाली मैं मछली बोल रही हूँ उसको इंग्लिश में कैटफिश बोलते हैं। और राहु के लिए ना भैरव बाबा की पूजा होती है,
काल भैरव की। तो अगर कोई घर के पास मंदिर है काल भैरव का, तो संडे टू संडे उनको प्रे करें और दीपक जला के आए उनके नाम से। और उनके नाम से वो उनको दारू भेंट में चढ़ती है काल भैरव को, तो उनकी प्रॉब्लम्स का ख़त्म हो, सोल्यूशन मिले, तो वो भी कर सकते हो। तो मतलब जितनी 2-4 चीज़ें इकट्ठी कर लोगे तो थोड़ी ज़्यादा सही से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ याद आती रहेंगी चीज़ें, वो मैं आपको बताती रहूँगी। बाकी उनको बोलो उनके नाम पे वो ओम ऐम ह्रीम श्रीम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः ओम जूम साहा, उनका जो भी नाम है, माम पालय पालय, इस वाले मंत्र से 4th स्टेज के कैंसर्स तक लोगों के सही हुए हैं। ये वाला जो मंत्र है मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे है, वहाँ से देख लेना। ओम आइम ह्रीम श्रीम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः ओम जूम साहा माम पालय पालय। माम बोलते हैं जब मैं अपने लिए कर रही हूँ, और अगर मैं किसी और के लिए कर रही हूँ तो माम की जगह उस इंसान का नाम आ जाता है। स्किन के लिए दिशा जी वीनस की रेमेडीज़ करो। काल भैरव की रेमेडी संडे को होती हैं। कैंसर के लिए चपाती और चने की दाल को, चपाती कहाँ से आ गई? जुपिटर प्लस राहु बोला है ना मैंने, चाय पत्ती बोला है, चाय पत्ती। चाय पत्ती मतलब जिसे चाय बनाते हैं, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? चाय पत्ती को टाटा टी, और ये आपकी रेड लेबल चाय पत्ती। आप लोग ना मुझे बड़ा, अब देखो पेन के लिए कोई पूछ रहा है, मैंने अभी गा गा के समझाया था, पेन 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 इज इक्वल टू मार्स 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 मार्स। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान कहीं और है। ठीक है मैम, एनरोल करना है कैसे करें? अभी मैं आपको शो कर देती हूँ, फिर अच्छा मेरी मीटिंग शिट। मैम मुझे हेल्प करिए। चेतल जी मैसेज कर देना प्लीज़। मैं एक बार ना जो भी लोग, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा लिंक इसका, जो भी लोग लिंक मांग रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट दीजिए, मैं लिंक शेयर करती हूँ जो भी लोग लिंक मांग रहे हैं। हाँ चैट पे डाल दिया मैंने, जिनको भी वेल्थ एंड करियर ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक डाल दिया, उस लिंक के थ्रू कर सकते हो। और गूगल पे नंबर 2 नंबर शेयर कर रही हूँ आपको, उन दोनों में से किसी के ऊपर भी कर देना। ठीक है, आप लिंक को सेव कर लीजिए क्योंकि मेरा ना सेशन लेट हो गया है। आप लिंक को सेव कर लीजिए और स्क्रीनशॉट्स ना व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊँ, अदरवाइज़ लाइव क्लास कल की निकल जाएगी। मैम क्लास 8 PM करना, हाँ जी कल क्लास 8 PM ही होगी, डोंट वरी। चलो जी तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है, हम फिर से मिलेंगे। जो इसमें वेल्थ एंड करियर में आ रहे हैं उनसे कल मिलती हूँ, और बाकी मेडिकल की हम क्लास 2-4 दिन में करते हैं, उसमें आगे बातचीत करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से तसल्ली से प्रैक्टिस करना सबके चार्ट्स पे, और महादशा अंतरदशा को ज़रूर कंसीडर करना कि जिस भी इंसान को जो भी बीमारी आई है वो किस महादशा अंतरदशा में आई है, उसके नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी देना स्टार्ट कर देना, और उससे कांटेक्ट में रह के फीडबैक्स लेते रहना जिसको भी रेमेडी दे रहे हो। ठीक है, चलो थैंक यू आप सभी का दिल से, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, जय श्री राम, थैंक यू।